सभी चैम्पियंस सभी कैंडिडेट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कॉन्सेप्ट क्लासेस जबलपुर की इंग्लिश सब्जेक्ट की एक सीरीज़ आने वाली है। उसका जो पहला टॉपिक है जो हमारा आर्टिकल है, तो मैं सभी लोगों को सबसे पहले तो बधाई देता हूं कि वो सब हमसे जुड़ रहे हैं। और जो आज का वीडियो है और उसके अगले जो वीडियो हैं उन सब में आपकी जो भागीदारी रहेगी, आप इस वीडियो के बाद आप खुद ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाएंगे। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। मैं सबसे पहले अपना नाम बताना चाहता हूँ कि मैं विनय वर्मा, ठीक है, एक इंग्लिश टीचर के नाम से सभी लोग मुझे, सारे स्टूडेंट जो मेरे हैं सब जानते हैं। और कॉन्सेप्ट क्लासेस जबलपुर में आप सभी ने जो लोग ज्वाइन अभी नहीं किया है, तो सबसे पहले मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको बहुत जल्द सक्सेस के चांसेस बनते हैं। कुछ सभी टॉपिक्स के हमारे जो वीडियोस हैं अभी मैथ्स, जीएस, इंग्लिश और हिंदी और जो भी आगामी एग्ज़ाम में हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं उन सब में, ठीक है, सारी सीरीज़ आने वाली है। तो सभी लोग बहुत अच्छे तैयार हो जाइए। और दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो जो आप सभी को, मैं यहाँ स्लाइड में आपको दिख रहा है जैसे फर्स्ट हमारा है आर्टिकल। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि कुछ एग्ज़ाम्स के जो सिलेबस होते हैं, तो सिलेबस में कभी भी आर्टिकल लिख के नहीं आता है। यदि हम स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स देखते हैं या सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम देखते हैं, यदि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हमारे हैं, जो हमारे चैंपियंस हैं, बनने वाले चैंपियंस हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं कि एग्ज़ाम में यदि आर्टिकल उनसे पूछ लिया जाता है तो उनको ये कभी भी पता नहीं होता है कि आर्टिकल आ रहा है एग्ज़ाम में कि नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका जो एक और नाम इंग्लिश में बोला गया है वो डिटर्मिनर्स है। तो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम यदि हम व्यापम की बात करते हैं या सेंट्रल इंडिया की बात करते हैं, सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम की बात करते हैं, तो उसमें डिटर्मिनर्स करके ये देता है। तो डिटर्मिनर्स इन द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव और आर्टिकल भी है इज द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। क्यों? इसका बहुत बड़ा अच्छा रीज़न है, वो मैंने यहाँ पे स्लाइड में आपको बताया है, सामने देख रहा होगा। आर्टिकल इज यूज्ड फॉर नाउन। इसकी ये डेफिनेशन नहीं है पर हमने ये बनाई हुई है। ये बनाई डेफिनेशन इसीलिए है जिसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि एक्चुअली हम इसके आगे क्या पढ़ने वाले हैं और इसका जो डोमिनेंस है, डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, ये कहाँ प्रभुत्व करेगा। मतलब जब भी हम सेंटेंस में इसको यूज करते हैं तो ये कहाँ, ये पूछे कहाँ लगाना है, कैसे पूछा जाता है, उसके हिसाब से हमको यहाँ पर, ठीक है, आर्टिकल को यूज करना है। इसीलिए सबसे पहले मैंने एक लाइन लिखी है, ये बहुत ही इफेक्टिव लाइन है खासकर मेरे सारे स्टूडेंट्स के लिए और जो बनने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, कि लर्निंग इज वेरी इजी इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर इट। मैं इंग्लिश में यदि मैं बात करता हूं तो इंग्लिश में जब ये लाइन बोली जाती है तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए बोली जाती है जिनका माध्यम हिंदी है। तो क्योंकि वो फियर, एक फोबिया हमारे एग्जाम्स में होता है जिसमें कि हम ये सोचते हैं कि अंग्रेजी तो मुझसे बनती ही नहीं है, मेरा माध्यम तो हिंदी है। सबसे बड़ा एक्सक्यूज यही है। हमारे सारे हिंदी के जो विद्यार्थी हैं, जो कैंडिडेट जब आगामी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए बहुत बड़ा फोबिया है। तो मैं सबसे पहले ये फोबिया आपसे अलग करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने यहाँ एक लाइन लिखी है, लर्निंग इज वेरी इजी इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर इट। यदि आपके एग्जाम में आ रही है तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा आप इंटरेस्टेड होते हैं या इंटरेस्ट नहीं भी हैं। तो मैं यहाँ आपके सामने हूँ, आपके इंटरेस्ट को फिर से हम बढ़ाते हैं और आगे जो हम बढ़ने वाले हैं इस पर आप बहुत ध्यान दीजिए। एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन जो होते हैं इंग्लिश में, चाहे आप 20 नंबर की पूछते हैं या 30 मार्क्स की पूछते हैं या 25 मार्क्स की पूछते हैं, उसमें आपको ये टॉपिक जरूर मिलेगा। तो ये 3 वर्ड हम आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। पहला हमारा क्या है, ए हो गया, एन हो गया और द हो गया। पूछने का अंदाज क्या है एग्जाम में, बहुत ही इजी टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, पर जो चीज हमें एग्जाम में इजी होती है वो हमारे लिए डिफिकल्ट बन जाती है। क्यों? यदि आपने उसको पढ़ा नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वो आपके लिए डिफिकल्ट है, पर उन लोगों के लिए बहुत ही इजी हो जाता है जो ये पढ़कर जाते हैं, क्योंकि ये आपके पके पकाए नंबर है। मतलब आप आराम से इनको पढ़ोगे तो आपको इजीली सारी चीजें समझ में आती हैं कि एग्जाम, यदि हमें कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है कि हम आर्टिकल को सही यूज करना चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको जो सेंटेंस मिलेगा, मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं कि वो जगह कौन सी है जहां बहुत ईजी हो जाएगा आपको इन तीनों वर्ड्स को पुट करना, चाहे आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स में आए, चाहे आपको स्पॉटिंग एरर में आए। सब ये दोनों जो मैंने लास्ट में आपको बताया है कि फिल इन द ब्लैंक्स और स्पॉटिंग एरर, तो उनके बारे में आपको एक बात बताना चाहता हूं कि फिल इन द ब्लैंक्स जो होते हैं,
खासकर ऐसे टॉपिक्स के लिए इंग्लिश में बनाए जाते हैं जिसमें सिंगल वर्ड यूज्ड होता है। सिंगल वर्ड यूज मतलब पूरा स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, पूरा सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसी में हमें 4 ऑप्शन में से एक को पुट करना पड़ेगा। यहां पर आपको एक सेंटेंस स्टेटमेंट आता है जब एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स में, तो हो सकता है कि आपको एक ही आर्टिकल लगाना पड़े या एक से ज्यादा आर्टिकल लगाना पड़े। तो हम आज यही डिस्कस करने वाले हैं। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और आई होप कि मैं ये चाहता हूं कि आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे और आपकी जो भी आगामी परीक्षाएं आती हैं जिनमें डिटर्मिनर्स के बारे में पूछा जाए या आर्टिकल के बारे में पूछा जाए, तो आज के इस कॉन्सेप्ट के बाद आपकी ये सारी समस्याएं खत्म होने वाली हैं, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक है, तो फर्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, जैसे एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, तो देखते हैं हम। ये हमारा फर्स्ट स्लाइड है, इसमें हमने देखा है ये 5 क्वेश्चंस हमने लिए गए हैं। ठीक है, साइंटिस्ट मैंने पर अलग अलग दिया है, उनके ऑप्शंस भी आपको दिए गए हैं। इट माइट भी हो सकता है कि इन्हीं में आपको स्पॉटिंग एरर भी पूछ सकता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से स्पॉटिंग एरर भी पूछ सकता है। सपोज फर्स्ट साइंटिस्ट पे जाते हैं हम। The loss of the jobs is regarded by some as blank necessary evil in the fight against, और फिर क्या दिया है, इन्फ्लेशन। ये पूरा हमारा एक स्टेटमेंट है, इसमें नॉर्मल सारी चीजें दी गई हैं, आपको मीनिंग निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है जब आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई, ठीक है, विद द आंसर, मतलब आंसर जो आपको मिल रहे हैं इन्हीं से हम टॉपिक के बारे में जान सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स का यही फोबिया होता है कि सर अंग्रेजी में जब हम कोई साइंटिस्ट पढ़ते हैं तो हमें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है ये क्वेश्चन एक्चुअली किस टॉपिक का है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे बढ़िया बात क्या होती है कि आपको वो जब आंसर देता है तो उससे आप ये समझ सकते हैं कि एक्चुअली मेरा जो क्वेश्चन है वो किस टॉपिक से पूछा गया है। तो हमने देखा यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड मिल रहे हैं, ए एन द, और ये क्या मिल रहा है, ए, और लास्ट में ऑप्शन क्या दिया है, नो आर्टिकल। नो आर्टिकल की जगह वो नो वर्ड, नन ऑफ दीज, कुछ भी दे सकता है। अब कहानी क्या होती है, जब हमको ये क्वेश्चन मिलता है और हम देखते हैं कि हमारे पास 3 वर्ड लिखे हैं, एन लिखा है, द लिखा है और नो आर्टिकल है, तो हम ये क्वेश्चन अभी इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट आपको पता चल पाए कि एक्चुअली एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। इनके बाद जब हम स्लाइड्स में आगे पढ़ेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे कि कहां पर क्या पुट करना है। अभी फिलहाल हम चलते हैं, मैं अपने तरीके से आपको बताता हूं कि कभी भी आपको ऐसा सेंटेंस मिलता है जहां पर फिल इन द ब्लैंक पूछा गया है, उसके आगे के वर्ड्स को आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे यहां पर नेसेसरी दिया हुआ और इविल दिया है, तो हमारी जो नाउन है वो क्या है आपकी, यहां पर इविल है। ठीक है, और उसके पहले आपको क्या बोल रहा है, नेसेसरी, इट माइट बी एडजेक्टिव, और उसके बाद यहां पर फिल इन द ब्लैंक पूछ रहा है। तो फिल इन द ब्लैंक जब आपको पूछता है तो आपको 3 वर्ड बोल रहा है। तो यदि स्पॉटिंग एरर में यदि ये सेंटेंस आता तो मैं यहां पर आपको एन लगा कर देता। क्या लगा कर देता, एन लगाकर। पर एक्चुअली में यदि मैं स्पॉटिंग एरर में करता तो स्पॉटिंग में इस तरह के स्पॉट होते हैं आपके अलग अलग, ठीक है, और लास्ट में आपको यहां लिखा रहता है नो एरर। पर हमें इस पर डिस्कस नहीं करना क्योंकि अभी हमारे पास और भी क्वेश्चंस हैं जिनमें हम डिस्कस करेंगे। यदि ये स्पॉटिंग एरर आता तो इस तरीके से दिखता, ये फर्स्ट स्पॉट हो जाता आपका ए, ये बी, और ये क्या हो जाता सी स्पॉट, और लास्ट वाले को हम कह सकते हैं डी स्पॉट। पर कहानी क्या है कि यदि आपको ये चारों स्पॉट मिलते तो स्पॉटिंग में क्वेश्चन आता, तो फिर हम पढ़ते हैं द लॉस ऑफ जॉब्स इज रिगार्डेड बाय सम एज एन नेसेसरी इविल इन द फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन। तो यहां पर हमें ये देखना पड़ता है कि जो आर्टिकल लगाया गया है ये सही पोजीशन में लगाया गया है कि नहीं, क्योंकि हमें कभी भी आप जब भी आर्टिकल के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं तो पहला जो काम है आपका सेंटेंस में दी गई नाउन को पहचानना। इसको पहचानना, नाउन को। क्यों? नाउन ही एक ऐसा वर्ड है जिसकी पोजीशन के लिए यहां पर ये 3 वर्ड का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं एन, ए, और क्या हो जाता है, दा। जैसे हमने यहां पर देखा हमारे पास ऑप्शन तो है, तो मैं यहां पर डिस्कस करता हूं। जैसे इविल है, उसके पहले नेसेसरी दिया है और यहां एन लगाया या नहीं लगाया, तो यहां पर हम देखेंगे कि भाई नाउन का तीनों कंडीशन में हमें देखना पड़ेगा। तो मैं अभी आपको एक फॉर्मेट पढ़ाऊंगा जिसमें नाउन लगी होती है, नाउन के पहले आपको एडजेक्टिव मिलेगा और उसके पहले आपसे पूछ रहा है, ये फॉर्मेशन बन गया। ये आपने यदि फॉर्मेशन दिमाग में रख लिया तो ये इजीली आपको दिमाग में बैठ जाएगा। कभी भी मेरे को नाउन पूछता है, नाउन के बाद एडजेक्टिव पूछता है, तो उसके पहले यदि मैं ए, एन या दा लगा सकता हूं तो यहां पर मैं जो वर्ड लगाना चाहता हूं वो मुझे मिल सकता है। तो कहानी क्या है कि जैसे मैंने नाउन को पहचाना
और नाउन के बारे में मुझे यदि कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो डेफिनेट हो जाएगी, ठीक है, और यदि इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है तो वो क्या हो जाएगी, इनडेफिनेट। फिलहाल अभी इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहां पर जो सही आंसर है आपका वो ए है। ए क्यों आया है? क्योंकि इवल एक प्रकार से नाउन है। नाउन कैसी है? सिंगल। और जब सिंगल नाउन होती है, ठीक है, तो उसके लिए केवल दो ही आर्टिकल बनाए गए हैं, ए और एन। फिर साउंड हम किसका लेते हैं? एडजेक्टिव का। तो एडजेक्टिव के हिसाब से हमको यहाँ पर ए और एन को लगाना पड़ता है। ये जो मैं आपको एडजेक्टिव, साउंड, ये जो टर्मोलॉजी यूज कर रहा हूं मैं वो अगली स्लाइड में बताऊंगा, क्योंकि मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। इनको हम लास्ट में सॉल्व करेंगे जब मैं आपको सारी चीजें पढ़ा दूंगा। अभी मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि इस टाइप से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, चाहे स्पॉटिंग एरर में हो चाहे आपका फिल इन द ब्लैंक में हो। समझ में आया? तो यहां पर अभी फिलहाल मैं ए लगाता हूं, यहां पर मैं नहीं लगाऊंगा, यहां पर भी ए आ जाएगा, यहां दा आ जाएगा, और लास्ट वाले में हमारा क्या आ जाएगा? दा आ जाएगा। पर अभी फिलहाल हम यहां पर कोई भी आर्टिकल मैं आपको पुट करके नहीं बता रहा हूं, क्योंकि इसके आगे वाली जो स्लाइड जब आप पढ़ लेंगे फिर हम बैक करके इस वाली स्लाइड को देखेंगे तो आपसे सारे क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा लेटर ऑन फिर आपको आगे बताता हूं। हम देखते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट एक्चुअली है क्या, कि ए, एन और दा को हम कितनी करेक्टली यूज कर सकते हैं। तो उसकी एक फ्रेम होती है कि एक बार आप पढ़ेंगे ए और एन को यूज करना, दूसरी बार पढ़ेंगे दा को यूज करना, और फिर ऐसी जगह जहां पर ये तीनों वर्ड की पोजीशन नहीं होती, मतलब इन तीनों वर्ड को नो यूज ऑफ आर्टिकल कहते हैं, या ओमिशन ऑफ आर्टिकल जो आप बोलना चाहते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट। सबसे पहले तो आर्टिकल को डिवाइड करना पड़ता है भैया, कि डिवाइड करने के लिए आर्टिकल को हमने दो भागों में अलग अलग डिवाइड कर दिया है। पहला क्या हो गया आपका? इंडेफिनिट आर्टिकल। दूसरा क्या हो गया? डेफिनिट आर्टिकल। इन दोनों वर्ड से ही आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इंडेफिनिट का मतलब होता है जो निश्चित नहीं है, और डेफिनिट का मतलब होता है जो निश्चित है। मतलब आर्टिकल को लगाने के लिए आपके पास क्या है भाई? नाउन है। नाउन की तुम्हें पोजीशन सेंटेंस में देखना है कि यदि इंडेफिनिट है तो यहां आपके पास ए और एन वर्ड है, ठीक है। यदि आपके पास नाउन कैसी है? डेफिनिट है, मतलब ये है, तो आपके पास क्या है? यहाँ पर दा है। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि आर्टिकल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला इंडेफिनिट आर्टिकल होता है जिसको आप क्या बोलते हो? ए और एन। और एक होता है डेफिनिट आर्टिकल जिसको हम क्या बोलते हैं? दा बोलते हैं। ठीक है, आर्टिकल को तो हमने डिवाइड कर लिया, पर ये किस किस नाउन के साथ लगता है उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको लेनी पड़ेगी। तो पहले हम नाउन की थोड़ी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, तभी तो हमें पता चलेगा कि किस नाउन के साथ कौन सा आर्टिकल लगता है। ठीक है, यदि मेरी नाउन किस टाइप से है, सिंगुलर काउंटेबल है, तो मैं ए और एन को लगाता हूं। कोई भी नाउन है यदि डेफिनेट है तो मैं क्या लगाता हूं? दा लगाता हूं। तो ये हम देखते हैं यहां पर नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे पहला हमारे पास क्या मिल गया? नाउन को हमने थोड़ा क्लासिफाइड कर दिया है। क्लासिफाइड करने का मतलब उसको वर्गीकृत कर दिया है। तो देखो, नाउन को हम दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है काउंटेबल नाउन और एक क्या होती है? अनकाउंटेबल। अभी मैं इसके बारे में बहुत फुली डिस्क्राइब नहीं करूंगा। हम जब हमारा वीडियो बनेगा जिसमें हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको बहुत डिटेल में इसको नाउन के बारे में जो मिस्टेक्स आती हैं उनके बारे में बताऊंगा। फिलहाल अभी हमें यहाँ आर्टिकल के लिए नाउन को पढ़ना पड़ रहा है। तो यदि मैं सबसे पहले बात करता हूं काउंटेबल नाउन की, तो हमारे पास तीन है: प्रॉपर, कॉमन नाउन और लास्ट में कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो मटेरियल नाउन और क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आप बोलोगे सर कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? तो ये बहुत इजी है। जब यदि हम प्रॉपर नाउन की बात करते हैं तो आप बड़े इजीली समझेंगे कि प्रॉपर नाउन का मतलब होता है किसी नाउन का नामकरण कर देना। क्या समझते हैं? नाउन का नामकरण कर देना। यदि मैंने बोला कि भाई कोई बॉय है, ठीक है, इसको मैंने नाम से पुकारा राम, तो यहां पर कहानी क्या हो जाएगी? जो राम है एक प्रकार से क्या कहलाएगा? तुम्हारा प्रॉपर नाउन। और यदि बॉय है तो ये क्या कहलाता है? कॉमन नाउन। क्योंकि कॉमन नाउन क्या करता है? एक कास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम जातिवाचक संज्ञा भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, और प्रॉपर नाउन का मतलब स्थायी संज्ञा हो जाती है। मतलब आप जब किसी नाउन का नामकरण करते हैं तो वो क्या कहलाता है? आपका प्रॉपर नाउन।
कॉमन नाउन मतलब क्या हो जाएंगे कि जो जिसमें हम जातिवाद की बात करते हैं, मतलब जाति वाचक संज्ञा होती है, मतलब एक कास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे वुमेन हो गया, मैन हो गया, बॉय हो गया, गर्ल हो गया, नॉर्मल बुक हो गया, चेयर हो गया, ये सब तुम्हारी क्या है, कॉमन नाउन है। फिर नेक्स्ट आ जाती है क्या, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है, जब एक से ज्यादा नाउन को हम क्या करते हैं, एक ग्रुप में फॉर्म कर देते हैं। क्या करते हैं, एक ग्रुप में फॉर्म कर देते हैं। तो ग्रुप में जब फॉर्म करते हैं तो वो क्या बन जाती है भाई, कलेक्टिव। कलेक्ट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा कर लेना। तो इकट्ठा करना क्या, आर्मी कैसे बनती है, सोल्जर से मिलके बनती है ना। यदि हम टीम की बात करें तो किससे बनते हैं, प्लेयर से मिलके बनते हैं ना। तो ये सब क्या है, तुम्हारी आर्मी कमेटी किससे बनती है, मेंबर से मिलके बनती है। तो ये जब मेंबर, कमेटी, आर्मी, ये जो है ये तुम्हारी क्या कहलाती हैं, कलेक्टिव नाउन। तो काउंटेबल नाउन की यदि तुम बात करते हो तो तुम्हारे पास तीन है, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। ठीक है, ये जो रहेगा ये प्रॉपर हो गया, ये हो जाएगा कॉमन हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कलेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि ये दो वर्ड और आ जाते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो कई लोग यही समझ जो कैंडिडेट्स हैं यही प्रॉब्लम में जाते हैं कि सर हमने तो पढ़ा भाई प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव, अब ये कौन सी नाउन आ गई। तो ये बहुत ही ईजी है, तुम्हें कॉन्सेंट्रेट करना है कहां पर, ठीक है, कॉमन नाउन में। कॉमन नाउन को ही तुम सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन में कन्वर्ट कर सकते हो। और आर्टिकल के हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाउन है, क्योंकि इन्हीं के थ्रू आप बहुत सारी जगह, ठीक है, इंग्लिश के किसी स्टेटमेंट या सेंटेंस में आर्टिकल को प्रॉपरली पोजीशन कर सकते हो। तो यहां पर जैसे बोलते हैं सर सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होती है, बहुत इजी है भाई, तुमने बॉय लिखा ना, ये एक ही तो है और इसको गिन सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारा, SCN, जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, SCN का मतलब क्या हो जाएगा, सिंगुलर काउंटेबल, और तुम्हारा क्या हो जाएगा, नाउन। अब तुम बोले सर प्लूरल काउंटेबल क्या कहलाता है, इसी को ज्यादा बना दो, बॉय क्या बन जाएंगे, बॉयज। ठीक है, गिन सकते हैं और एक से ज्यादा है, तो गिन सकते हैं एक से ज्यादा है, तो इसको हम बोल सकते हैं शॉर्ट में PCN। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी याद रखने वाली है, क्योंकि आगे जब आप क्वेश्चंस करते हैं आर्टिकल के, तो इन्हीं के थ्रू यदि आप बहुत अच्छे से मेमोराइज करते हैं तो आपको बहुत लंबे समय तक कॉन्सेप्ट याद रहता है। तो हमने यहाँ पर सीखा क्या कि भैया काउंटेबल नाउन में हमारे पास तीन है, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। इसी में कॉमन नाउन से हम क्या बना सकते हैं, दो अलग अलग नाउन बना सकते हैं, जिसमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन बनती है। एग्जाम्पल के थ्रू कैसे याद रखना है, किसी एक एक एग्जाम्पल को नाउन के थ्रू याद रखना है। जैसे तुमको मैंने तीन बताया ना, यहाँ पर ये प्रॉपर हो गया क्योंकि ये क्या है, किसी नाउन का नामकरण है। बॉय क्या हो गया, एक ही है जिसको गिन सकते हैं, मतलब किस में चला गया, कॉमन में, और वो क्या बन जाएगा तुम्हारा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। बॉय को तुमने क्या कर दिया, बॉयज कर दिया, बॉयज किस में चला गया, तुम्हारे प्लूरल काउंटेबल नाउन में। ये जो 4 से 5 वर्ड तुमको दिख रहे हैं, इन्हीं को तुमको अपने माइंड में बहुत अच्छे से बिठा लेना है। कल के लिए तुमसे मैं क्वेश्चन पूछ लूं, कभी मिलूं तुमको कभी बाहर, तो क्या पूछूंगा कि भैया बताओ जरा बॉयज को क्या बोलोगे, तो क्या बोलोगे, सर वो तो बॉयज ज्यादा है ना, ज्यादा तो है, ज्यादा है और गिन सकते हैं, तो किस में चले गए, प्लूरल काउंटेबल नाउन में। केवल एक ही है तो क्या बता सकते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ऐसे तुम्हें ध्यान रखना है, बहुत क्विक आ जाता है और कोई दिक्कत नहीं है। तो पहचानना सीखना है, ये सेंटेंस में जब यूज हो तो आपको पहचानना सीखना। अभी लास्ट में हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट आता है अनकाउंटेबल नाउन, बड़ा इजी है। अनकाउंट का मतलब क्या होता है, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो यहां हमारे पास दो आती हैं, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। मटेरियल को हम द्रववाचक बोलते हैं हिंदी में, और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो जाता है, भाववाचक। मतलब शब्द भी ऐसे आएंगे अंग्रेजी में जो मटेरियल का मतलब क्या होता है भाई, यहां देखो मैंने कितना लंबा एरर बनाया, यहां पे देखो एरो बनाया है, जो नाउन लिक्विड और जो नाउन सॉलिड, समझ में आ रहा है, जो नाउन क्या होती है, लिक्विड में या तो फिर क्या होती है, सॉलिड में, तो इसको क्या बोलते हो आप, आपका क्या बन जाएगा, मटेरियल नाउन बन जाएगा। तो मैंने आपको बहुत ही इजीली इसकी वैरायटी बता दी कि लिक्विड, जो लिक्विड मतलब वाटर हो गया, ऑयल हो गया, फ्यूल हो गया, ये सब तुम्हारा क्या है, मटेरियल नाउन। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में क्या आती, मेटल्स आती, मेटल्स मतलब गोल्ड, आयरन, ये सब तुम्हारा किस में चला जाएगा, मटेरियल में। अब आ जाते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होते हैं, भाववाचक। भाव मतलब फीलिंग्स रिलेटेड है हमारी, तो फीलिंग्स रिलेटेड कौन से हो जाएगा, यदि तुमने बोला नॉलेज, नॉलेज भैया किसी को तुम गिन सकते हो क्या, नो, इसीलिए अनकाउंटेबल में आ गया।
ऑनेस्टी, 5 किलो ऑनेस्टी खरीद लाओ, खरीद लाओगे क्या? नहीं भैया, हम बिहेवियर है वो तो यहां पर हमारी जितनी भी भाववाचक संज्ञा होती हैं वो क्या कहलाती हैं? आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती हैं। तो कभी भी आपको जब मैं पूछता हूं कि बताओ भैया गोल्ड किसमें आती है, तुम जल्दी से बताओगे सर ये तो अनकाउंटेबल नाउन है, और किसमें आती है? मटेरियल में। मैंने पूछा जरा बताओ वाटर किसमें आता है भाई, तो वाटर तुम बोलोगे सर ये तो लिक्विड फॉर्म में है, इसका मतलब किसमें आ गया? मटे साइंटिफिक समझो, साइंटिफिक का मतलब समझते हो ना, कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो जैसे ही मैंने बोला वाटर क्या है, तो वाटर तुमने बोला तो लिक्विड में आता है, लिक्विड में आता है इसीलिए मटेरियल में आ रहा है। समझ में आया? तो ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि नियम इसी से बनेगा। अभी मैं तुमको नियम लिखाऊंगा, बोलूंगा भैया अनकाउंटेबल नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जब नहीं होता है इसका मतलब जब भी कोई वाटर लिखा हुआ है किसी इंग्लिश के सेंटेंस में और उसके पहले मुझसे पूछ रहा है कि भैया कौन सा आर्टिकल लगाएं, तो बिल्कुल कान पकड़ लेना, बोलना नहीं मुझे कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन में कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, इस तरीके से। तो यदि हम इस पे बात करते तो मैंने आपको नाउन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। कभी आपसे पूछे नाउन क्या होती है, तो भी ये काउंटेबल होती है और एक क्या होता है? अनकाउंटेबल। ठीक है, काउंटेबल में आपकी 3 आती हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। एक एक एग्जांपल याद रखोगे तो तुमको याद रहेगा। अनकाउंटेबल में मटेरियल और क्या है आपका? एब्स्ट्रैक्ट है। अब ये बोलता है कि ये टर्मोलॉजी कहां से आई, तो वो भी मैंने आपको कॉमन नाउन में बताया है। बॉय एक ही है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक से ज्यादा बॉयज कर दिया तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो इसमें हमने डिस्कस बहुत अच्छा कर लिया है। अब तुम अपने दिमाग में ये बिठा लो कि मैंने किस किस नाउन के बारे में क्या क्या चीजें आपको बताई हैं, उसको आपको दिमाग में रखना है। किसके लिए? जो 3 वर्ड आने वाले हैं ए एंड द, उनको यूज करने के लिए। ठीक है, तो ये नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि उसमें क्या इंफॉर्मेशन है। जैसे ही हम आते हैं तो हमारे पास एक बहुत बढ़िया सा स्ट्रक्चर आया है, ये आपको अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लेना है, क्योंकि ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है? वही एन और ए की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है। नॉर्मल एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है सिंगुलर काउंटेबल नाउन अननोन और यहाँ साउंड लिखा है। तो ये जब भी आप ए और एन का यूज करना चाहते हैं, किसका? ए और एन का यूज करना चाहते हैं, तो आपको 3 रास्ते पकड़ने पड़ेंगे। कितने? 3। ठीक है, पहला रास्ता क्या है इसको यूज करने के लिए? कि आपकी जो भी सेंटेंस में नाउन है वो कैसी होना चाहिए? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब तुमको याद रखना है सिंगुलर काउंटेबल नाउन सर ने क्या बताया? कुछ नहीं बताया, बहुत इजीली बताया है। क्या बताया है? एक हो और जिसको हम गिन सकते हैं। एक हो मतलब गिन सकते हैं, मैं एक मैन हूं, चलो ठीक है, या बॉय हूं, तो मेरे को मैं क्या कहलाऊंगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ये पेन है ना, तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारा? एक ही है ना जिसको गिन सकते हो, तो ये क्या कहलाएगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। दूसरी बात जो हमें इन दोनों को यूज करने के लिए चाहिए है, जिस नाउन को तुमने सेंटेंस में लिया है, क्या उसको जानते हो? नहीं जानते ना भैया। मैंने बोला मेरे पास एक पेन है, तो आई हैव ब्लैंक करके मैंने पेन लिया। अब यदि मैंने वक्ता हूं, वक्ता मतलब स्पीकर हो, तुम लिसनर हो, तो मेरे को पता है मेरे पास कौन सा है, पर तुमको थोड़ा पता किस पेन की बात कर रहे हैं। तो यहां पर तुम्हारी जो नाउन हो गई वो क्या हो जाएगी? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इस पेन को हम जानते नहीं है, मतलब कि अननोन, इस सेंटेंस में इसके बारे में कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दी है। यदि देता तो फिर बात की बात है, मतलब दा आता यहां पर यहां पर अभी दी नहीं है। इसका मतलब कि यहां पर तुम्हारे इन दोनों आर्टिकल की कैटेगरी बन रही है, मतलब चांसेस बन रहे हैं। तो चांसेस बन रहे हैं तो हमारे पास 2 हैं, पर हमें तो जरूरत कितने की है? 1 की है। तो फिर हम और आगे बढ़ते हैं भाई। फिर हम आ जाते हैं साउंड में, मतलब जिस नाउन के पहले तुम आर्टिकल लगाना चाहते हो उसका तुम्हें साउंड, मतलब जिसको उसका प्रोनाउंसिएशन करना पड़ेगा, उसका उच्चारण करना पड़ेगा। तो उच्चारण के लिए बहुत ही आसान तरीका है कि कहां पर आप ए लगा सकते हो, कहां पर एन। तो मैंने आपको बताया हिंदी से थोड़ी सी मदद लेते हैं। ठीक है भाई, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, भाषा तो दोनों है, तो हिंदी से तो मदद लेनी पड़ेगी। तो ये मैंने ऐसा आपको काउंट किया, यहाँ पर आपको थोड़ा सा का लिखा हुआ है और यहाँ पर हम थोड़ा और आ जाते हैं, ज्ञात तक आ जाते हैं।
तो यदि आप बोलना चाहते हो कि चाहे अंग्रेजी भाषा हो चाहे हिंदी भाषा हो, दोनों के साउंड को मुझे पहचानना है कि मैं वॉवल और कॉन्सोनेंट को कैसे पहचान सकता हूं, तो जब कोई भी हिंदी या इंग्लिश का, तो अभी फिलहाल हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश के शब्द का यदि उच्चारण इन वाली दो लाइन से होता है तो आप समझ जाना कि आपकी नाउन का जो साउंड है वो कैसा है, वॉवल का। वॉवल मतलब स्वर का, ठीक है। और का वाली लाइन ये 4-5 लाइन से होता है तो आप समझ जाना कि किसमें है, कॉन्सोनेंट से है। अब आपको ये पता चल जाना चाहिए कि भैया का वाली लाइन से आ रहा तो कॉन्सोनेंट है, वॉवल्स क्या समझेंगे हम, आ वाली लाइन से आ रहा मतलब हिंदी से हम थोड़ी सी मदद यहां साउंड में ले सकते हैं। अब आप यहीं सीधे सेंटेंस में आ जाएंगे। आपने बोला पैन, क्या बोला, पैन, तो पैन तो इसमें नहीं आता है साउंड, किसमें आता है तुम्हारा, ठीक है, का वाली लाइन में आता है। तो हम समझ गए कि कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए अब इसके पहले क्या लगेगा, आ। मतलब एक ही सेंटेंस में जब आर्टिकल आप पुट कर रहे हो तो ये तीनों कंडीशन होनी चाहिए, तभी आप वहां पर ए और एन का यूज कर सकते हो। वैरायटी कहां से आ रही है, साउंड से। कभी कभी हमने देखा यहां पर ए ई आई ओ यू, प्रारंभिक क्लासेस में हमको ये सब पढ़ाया गया कि भाई ये स्वर होते हैं, ठीक है। अब स्वर तो होते हैं, चलो ठीक है, मतलब हमको ये भी पढ़ाया गया कि भाई स्वर, इनसे कोई वर्ड इंग्लिश का स्टार्ट होता है तो उसके पहले उस स्वर का साउंड कहलाएगा, मतलब वॉवेल का साउंड कहलाएगा। आपको वहां पर क्या लगाना है, एन। तो फिर तुम भाई कभी तुमको सेंटेंस में यूनिवर्सिटी आ जाता है और उसके पहले तुमको क्या पूछता है, आर्टिकल लगाओ जरा, तुम देखोगे अरे यू मिल गया, वाह ये कितना अच्छा हो गया, तो ए ई आई ओ यू मिल गया, जल्दी से एन लगा दो। ऐसा बिल्कुल भी एग्जाम में मत करना। क्यों? क्योंकि अब इनको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, अब इनकी कोई कैटेगरी हमको नहीं चाहिए है। हमारे पास ये आ गया है फॉर्मेट कि जब भी हम आ वाले या आहा तक जो हम साउंड हमको मिलता है, चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, उसका साउंड जो होता है किसका होता है, वॉवेल का। और यदि का वाली लाइन में हमें मिलते हैं तो ये साउंड किसका कहलाता है, कॉन्सोनेंट का। तो यूनिवर्सिटी किससे स्टार्ट हो रहा है, तुम्हारा यू से, मतलब साउंड इससे हो रहा, मतलब इसकी कैटेगरी में आ रहा है, इसीलिए हम क्या लगा दे रहे हैं, आ। पर इसी के अपोजिट बिल्कुल यू से स्टार्ट होगा, क्या, अम्ब्रेला, क्या स्टार्ट हो रहा है, अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला में भी फिर से यू आ गया, पर साउंड देखो ना भाई किससे स्टार्ट हो रहा है, आ से, इसीलिए यहां पर क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। तो बड़ा इजी है, ऐसा कुछ नहीं है उसमें, या आपको बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करना है, कुछ नहीं है। आप बिल्कुल सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अननोन है, साउंड देखा, वॉवल का मिला एन लगा दिया, कॉन्सोनेंट का मिला आ लगा दिया। ध्यान बस ये रखना है, नाउन तुम्हारी एक होना चाहिए, वहां पर अननोन होना चाहिए, मतलब उसके बारे में और इंफॉर्मेशन नहीं दी है। मैं बताऊंगा अभी इंफॉर्मेशन कैसी दी जाती है। और उसके बाद फिर हम देख लेंगे साउंड। साउंड में आपको वॉवल मिले तो एन लगा दो, कॉन्सोनेंट मिले तो आ लगा दो। ये बहुत ही नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। आप ए और एन की बहुत सारे क्वेश्चंस को बड़ी इसी वाले फॉर्मेट से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम जब क्वेश्चन लेंगे तो मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि कैसे ये हो रहा है। जैसे फर्स्ट ही वाला हमने क्या लिखा था, नेसेसरी इविल लिखा था, तो उसमें अपन ने क्या लगाया, वहां पर मैं एन लगा के दे रहा था आपको, पर नेसेसरी का मीनिंग किसमें, साउंड किसमें आ रहा है, ना में आ रहा है, इसीलिए वहां पे क्या लगना चाहिए था, आ लगना चाहिए था। वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे क्योंकि आपको फॉर्मेट पढ़ना पड़ेगा। यहां ये समझ में आया कि अपन देखते हैं कि यहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अननोन और साउंड में ध्यान देना। बार बार इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारी समस्याएं इसी सॉल्व हो सकती हैं भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी के आगे, पोजीशन ऑफ आर्टिकल ए और एन। अब ये देखो और लफड़ा कर दिया इनने, क्या कर दिया कि ये तो हम सीख के आए अभी कि भैया सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, अननोन हो, तो उसके पहले क्या लगा सकते हैं, ए और एन। बिल्कुल सही है। पर नाउन अपने साथ बहुत सारे वर्ड्स को लेती है, क्या करती है, अपने आगे लेकर आती है, तब वहां पर पोजीशन क्या है। तो पोजीशन का मतलब क्या है कि कभी आपको इस पोजीशन में यदि सेंटेंस नहीं मिलता या नाउन नहीं मिलती है तो फिर आपको और कौन कौन सी पोजीशन में मिल सकता है। तो सबसे सेकंड में हमने देखा है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो,
उसके पहले क्या लगा हो, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव भी क्या होता है, नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई नाउन अपने पहले एडजेक्टिव को रख लेती है और उसी के पहले आपको फिल इन द ब्लैंक दे देगी, तो उसके पहले भी आप ए और एन लगा सकते हो। बाकी जो पहले अभी इसके पहले वाली स्लाइड में जो आपने पढ़ा, सिंगुलर काउंटेबल होनी चाहिए, अननोन होनी चाहिए, फिर साउंड देख लो। तो साउंड किसका लिया जाएगा, बस इसमें एडिशनल क्या बन रहा है, एडजेक्टिव का। सपोज मैंने लिया ही, यहां लिखा ही इज ब्लैंक ऑनेस्ट और यहीं पर लिख दिया बॉय, ठीक है। ही इज ब्लैंक ऑनेस्ट और क्या लिख दिया, बॉय लिख दिया। अब यहां बॉय जो है तुम्हारी एक नाउन है, ठीक है। ऑनेस्ट जो है तुम्हारा क्या है, एक एडजेक्टिव है, और यहां पर तुमसे फिल इन द ब्लैंक पूछ लिया। तो जब तुमने देखा कि भैया बॉय तो कितना है, एक है, उसके बारे में कौन सा लड़का है ये तो हमें नहीं पता, नोन है, तो फिर हमारी पोजीशन क्या आ गई, नाउन मिल गया, नाउन के पहले एडजेक्टिव मिल गया। अब एडजेक्टिव के पहले यदि हमको आर्टिकल पूछता है तो किसका साउंड लेना पड़ेगा, एडजेक्टिव का। साउंड किसका लेना है, जब नाउन के पहले एडजेक्टिव लगाओ तो एडजेक्टिव का साउंड लेंगे और डिसाइड करेंगे कि वहां पर ए लगना है कि एन। तो जैसे ही आपने एडजेक्टिव बोला तो उसका साउंड ऑनेस्ट आ रहा है। अब देखो ए ई आई ओ में कुछ नहीं मिल रहा है, उसके बाद भी हमने एच का क्या बन रहा है, ये ऑनेस्ट आ से मिल रहा है, मतलब ये किस में चला गया, तुम्हारे वॉवल में। और वॉवल में जाएगा तो बिल्कुल क्लियरली तुमको क्या लगाना पड़ेगा, एन। कुछ स्टूडेंट से मैं कभी पूछता हूं कि भैया बताओ ही इज लिखा है और ऑनेस्ट, तो पता नहीं क्यों ऐसी मेंटेलिटी उनको बचपन से बता दी गई है, ऑनेस्ट आए तो एन लगा दो। अरे क्यों लगा दे भाई जबरदस्ती, क्योंकि ऑनेस्ट तुम्हारा क्या है, नाउन थोड़ा है, ये तो एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव से कब से, एडजेक्टिव के पहले कब से आर्टिकल लगने लगा भाई, तो यहां पर तुम्हारा क्या आता है, नो आर्टिकल का ऑप्शन है। यहां क्या आता है, नो आर्टिकल का, कभी मत लगाना। शी इज ब्यूटीफुल बस लिखा है तो एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल नहीं लगता जब तक आगे नाउन ना मिले। ये संकल्प बना लो, ऐसा आंदोलन छेड़ दो, जब तक आगे नाउन ना मिले आर्टिकल नहीं लगाना है, ऐसा करके, ठीक है। तो बड़ा मजा भी आएगा आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में और पढ़ने में भी। नेक्स्ट पोजीशन देखो क्या आ रही है, यहां पर अपन फिर देख रहे हैं, फिर इसका दबदबा आ गया, किसका, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का। जब दबदबा होता है तो फिर इसके पहले अरे बाप रे ये भी लगा दिया, एडजेक्टिव भी लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हमसे तो बनता है। अब भी हम ऊपर लगा के आए हैं, ए एन लगा के आए ना एडजेक्टिव के पहले, पर एडजेक्टिव ने क्या किया, मैं अकेले नहीं आ रहा हूं, मेरे आगे एक और वर्ड है। कौन सा वर्ड है, जैसे ही देखा तो एडवर्ब, अरे ये एडवर्ब नया वर्ड कहां से आ गया सर, कुछ नहीं है भाई, एडवर्ब जिसके सामने जिसके बाजू में लगता है उसी की विशेषता बता सकता है। ये हम वर्ब या एडवर्ब के चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आर्टिकल के लिए आप पोजीशंस याद रखो कि कभी कोई नाउन तुम्हें सिंगुलर काउंटेबल मिलती है, वही तीन कंडीशन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन अननोन होना चाहिए, इसके बारे में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। उसके पहले भले ही तुमको एडजेक्टिव पूछे, भले ही एडवर्ब पूछे, तब भी तुम यहां पर ए और एन को पोजीशन इजीली कर सकते हो। कैसे, साउंड याद रखना है, जिसके पहले आर्टिकल लगता है उसी का साउंड लेगा, पर लग किसके लिए रहा है, नाउन के लिए। साउंड किसका लेगा अब यहां पर इस पोजीशन में, एडवर्ब का। इसी सेंटेंस को तुम और बढ़ा सकते हो, यहां पर मैं लिख दिया ही, यहीं पर लिख दिया इज, ब्लैंक करके वेरी, और यहीं पर लिख दिया मैंने ऑनेस्ट, और यहीं पर लिख दिया तुम्हारा बॉय। नाउन क्या है, बॉय, विशेष एडजेक्टिव क्या है, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट कितना है भैया, वेरी, मतलब बहुत ज्यादा है, तो ये तुम्हारा एडवर्ब हो गया, ये तुम्हारा एडजेक्टिव हो गया, और ये तुम्हारी नाउन हो गई। इस वजह से अब किसका साउंड लेगा, जिसके पहले लग रहा है। तो जिसके पहले लग रहा है मतलब वेरी का, तो वेरी के पहले तुम क्या लगाना पड़ेगा, आ, क्योंकि वेरी को क्या बोलते हो भाई हिंदी में, फिर जाओ क्या बोलोगे तुम यहाँ पर, वेरी को वाह साउंड आ रहा है, किसके आ रहा है, वाह। और वाह साउंड जब आता है तो ये कॉन्सोनेंट में चला गया, इसीलिए यहां पर क्या लग रहा है, आ। तो बड़ा इजीली है पोजीशन ऑफ आर्टिकल में। पोजीशन ऑफ आर्टिकल का मतलब ये कहलाता है कि जब भी आप पोजीशन ऑफ आर्टिकल की बात करते हैं तो पोजीशन ऑफ आर्टिकल में आपको ये तीन पोजीशन बहुत अच्छे से याद रखना है। और पोजीशन ऑफ आर्टिकल के क्वेश्चन बहुत आते हैं, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं यहाँ लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आप आर्टिकल में इन पोजीशंस को बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना,
सिंगुलर काउंटेबल, अननोन और फिर साउंड। ठीक है, बाकी एडजेक्टिव मिलता है तब भी लगाओ और एडवर्ब मिलता है तब भी तुम्हें यहां पर आर्टिकल लगा लेना है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अरे बाप रे, अब ये क्या आ गया भाई, ये तो कितने सारे वर्ड आ गए। कोई दिक्कत नहीं, बनता है भाई हमसे। तो यहां देखो, फिर आ गई क्या सिंगुलर काउंटेबल, फिर आ गई क्या सिंगुलर काउंटेबल, फिर आ गई क्या सिंगुलर काउंटेबल। मतलब अब हमें इंग्लिश के किसी सेंटेंस में इस तरीके से भी फॉर्मेट देता है तब भी हम यहां पर ए और एन की पोजीशन कर सकते हैं। कैसा, यहां लिखा है मैनी, रादर, क्वाइट और सच। ठीक है, यदि आपको ये सारे शब्द मिलते हैं, ठीक है, और उसके बाद आपको क्या मिलती है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, उसके पहले भी आप क्या लगा सकते हैं ए और एन। ठीक है, और यहीं पर देखो नीचे वाली पोजीशन में क्या दिया है, ये फिर आपको मैनी, रादर, क्वाइट और सच देता है और नाउन ने अपने पहले क्या लगा दिया एडजेक्टिव, तब भी आप क्या लगा सकते हो ए और एन को यूज कर सकते हो। फिर तीसरी पोजीशन में, उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इनको देखते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा आई डोंट वांट टू बाय सच ब्लैंक बुक। ठीक है, क्या लिखा अपन ने, आई डोंट वॉन्ट टू बाय सच ब्लैंक बुक। तो हमको कुछ नहीं देखना है, हमने देखना है भैया आर्टिकल कहां पूछ रहा है, बुक के पहले, और यहां आगे क्या लिखा है सच, मतलब सच आ गया। यहां पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ गई, पता नहीं बुक कौन सी है भाई, और उसके पहले हमको पूछ रहा है, तो हम क्या लगा सकते हैं यहां पर ए और एन। तो यहां पर तुम्हारा क्या आ जाएगा, आ जाएगा। तो ये दोनों कभी भी मैनी, रादर, क्वाइट और सच। कई लोग मैनी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई सर मैनी कहां से आ गया। अब मैनी के बाद तो हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन लगता है, जैसे तुम बोलते हो मैनी और आगे लगाते हो बुक्स, तो मैनी के बाद तो प्लूरल काउंट है। अगर ये इसमें क्या करेंगे, तो इसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि मैनी के बाद जब तुमको आ लगाना होता है या किसी नाउन में एन लगना होता है, ठीक है, तो तुम्हारी जो वर्ब होती है ना, वो तुम्हारा थोड़ा सा क्या कर देगी, मदद करेगी कि यहां पर कभी भी जब सिंगुलर वर्ब आता है, क्या आता है सिंगुलर वर्ब, और तुम यहां पर मैनी के बाद यहां नाउन यूज कर रहे हो, तो नाउन के पहले तुम्हारे पास क्या होना चाहिए ए और एन। मैनी के दो रूल होते हैं, मैनी के बाद यदि आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन मिलती है मतलब पीसीएन, तो वर्ब भी तुमको आर, वर मतलब प्लूरल वर्ब मिलेगी, हैव, इस टाइप की वर्ब मिलेंगी। पर यदि तुम क्या करते हो कि मैनी के बाद तुमको सिंगुलर काउंटेबल नाउन मिलती है, तो उसके पहले तुम क्या लगा सकते हो ए और एन। तो कौन मदद करेगा, वर्ब। कभी भी मैनी के बाद तुमको ऐसा पूछता है, कैसा पूछेगा, यहां लिखते हैं कि मैनी ब्लैंक स्टूडेंट इज, ठीक है, ऑनेस्ट, ऐसा लिखा है कि मैनी ब्लैंक स्टूडेंट इज ऑनेस्ट लिखा है, तो तुमको क्या लग गया यहां पर इज लग गया है। मतलब मैनी के बाद तुम्हें स्टूडेंट्स करने की जरूरत नहीं है, केवल क्या लगाने की जरूरत है, आर्टिकल लगाने की जरूरत है। तो ये तुम्हारा एक फॉर्मेट बन जाता है। ये दोनों वर्ड को याद रखना, यहाँ मैनी, रादर, क्वाइट, सच, मैनी, रादर, क्वाइट, सच। ठीक है, जब हम अभी क्वेश्चन की सीरीज करेंगे तो उसमें मैं सारे फॉर्मेट आपको क्वेश्चन के साथ डिस्कस कर लूंगा, तो और बेटर आपको ये समझ में आएगा। समझ में आया, मतलब यहाँ तो आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, फिर हम क्वेश्चन मैंने ये आपको दिए हैं, इनसे आप समझ जाइए कि क्वेश्चन में कैसे ये पूछ सकता है, और जब हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे आगे वाली स्लाइड में कुछ क्वेश्चन में, तो ये फॉर्मेट वहां पर हमको टकराएंगे। नेक्स्ट देखते हैं सो, एज, टू और हाउ। अब इसने क्या कर लिया, अपना दायरा बदल लिया है। ठीक है, इनने क्या जबरदस्ती की है कि तुम भैया हमको अंग्रेजी में यदि यूज करते हो, इंग्लिश में यदि किसी सेंटेंस में तुमने यूज किया, सो लगाया, एज लगाया, टू लगाया, हाउ लगाया, तो हम अपने बाद ही क्या ले लेंगे, एडजेक्टिव को ले लेंगे। किसको ले लेंगे, एडजेक्टिव को। और एडजेक्टिव को लेते हो तो आगे तुम नाउन को भी तो ले रहे हो। यहां देखो सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखी है, तो ऑब्वियस सी बात है जैसी मुझे ये मिलती है तो मैं ये डिसाइड करता हूं कि भैया कहीं इसके बारे में आगे इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, नहीं दी भैया, यदि हम सेंटेंस में भी यूज करके देखते हैं। और जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन दी है तो ये एक ही है, अननोन है, तो उसके पहले भी आपको क्या लगा सकते हो, ए और एन लगाते ही हैं। लगा सकते क्या है, लगाते ही भाई जब भी हमको नाउन मिलती है। पर तुम्हें फॉर्मेट देख लेना किसके साथ आ रहा है,
सो, एज, टू और हाउ। इनके बाद तुम्हें एडजेक्टिव मिलेगा और एडजेक्टिव के बाद तुम्हें आर्टिकल का यूज करना है जब आगे तुमको क्या मिलती है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन मिलती है। तो देखते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा कि यहां पर तुमको कैसे यूज कर लेना है। देखो जैसे मैंने कि यहां पर लिखा, सॉरी यहां देखते हैं कि क्या मिल सकता है। मैंने यहां लिखा ही इज सो स्किल्ड ब्लैंक और वर्कर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, वर्कर दिया हुआ है। तो ही इज सो स्किल्ड और ब्लैंक करके क्या दिया है, वर्कर, पूरा छाप दिया है इसको। ठीक है, कैसे छापा है देखो, सबसे पहले क्या दिया, सो के बाद क्या दिया उसने, स्किल्ड। स्किल्ड तुम्हारा यहाँ पर एक एडजेक्टिव काम कर रहा है और ये सो भी लग गया। सो एक प्रकार से एडवर्ब कहलाता है। ठीक है, ये नॉर्मल फर्स्ट सेंटेंस में आता है, दो सेंटेंस में आता है तो कंजंक्शन कहलाता है। वो हम बहुत अभी आगे वाली सीरीज में ये सब तुमको पहचानने बहुत आसानी समझ में आने लगेगा। तो अभी फिलहाल हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो हमने देखा कि सो लग गया और इसके बाद एडजेक्टिव मिल गया और आगे देखा कि वर्कर है। तो वर्कर इस कौन सी फैक्ट्री का है पता है, नहीं पता, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन और अननोन हो गया। तो बिल्कुल मेरे दिमाग में आ गया कि अच्छा इस जगह भी तुमको क्या लगाना है, ए और एन। एक स्पॉटिंग एरर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कई बार पूछा जाता है, उसको स्पॉटिंग एरर क्वेश्चन में देखते हैं। ही यहां पर यदि मैंने ऐसा लिखा, एक सेंटेंस लिखते हैं, he is to a dull student in my class, और लास्ट में तुमको दे दिया नो एरर। स्क्रीन पे आजकल ऐसा दिखता है भाई, एग्जाम जब देने जाते हो ना, अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो गया तो स्क्रीन पे ऐसा फर्स्ट, भैया सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ में देगा, ऐसा करके उसने सेंटेंस दे दिए, बताओ स्पॉटिंग एरर में कहाँ है। तो बहुत इजी है, क्या है इसमें, क्या दे दिया उन्होंने, कुछ नहीं दिया, हमने तो पढ़ के आए ना, टू लिखा हुआ है, ये मिल गया टू। उसके बाद क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव, पर इनने तो एडजेक्टिव दिया ही नहीं, इनने तो डायरेक्ट क्या लगा दिया है, आर्टिकल लगा दिया, उसके बाद एडजेक्टिव दिया। मतलब कि यहां पर सेकंड वाले में ही क्या हो गई है, मिस्टेक। मतलब कि इसको कैसा होना चाहिए था, टू के बाद तुमको डायरेक्टली मिलना चाहिए था डल, और डल के बाद आर्टिकल ए, और आगे तुमको क्या मिलता, स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट तुम्हारी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसके पहले आर्टिकल आ लगना चाहिए, आगे फिर तुमको डल दिया है और आगे तुमको क्या दिया है, टू दिया है। मतलब ऐसी पोजीशन यदि सेकंड वाले में हम रखते, मतलब इतनी पोजीशन रखते, तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल क्या हो जाता, सही हो जाता। तो ये चीजें हमें इन पोजीशंस में बहुत अच्छे से याद रखना है। समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया होगा। इन वर्ड्स को याद रखना, ठीक है, इस फॉर्मेट को याद रखना, सब कुछ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हो रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ये आ गए वही वाले, इनको जो पढ़ा वही स्टूडेंट आ गए। शी इज, भैया एक ही है, पता नहीं कहाँ का है, तो क्या लगाएंगे, आ लगा देंगे। शी इज ब्लैंक एक्सीलेंट स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट कितना क्या हो गया आपका, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कैसा है वो, एक्सीलेंट है, मतलब ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो अभी तुम फॉर्मेट पढ़ के आए ना कि सिंगुलर काउंटेबल के साथ साथ पहले तुमको एडजेक्टिव मिलता है, तो उसके पहले भी ए और एन का यूज कर सकते हो, पर याद रखना है साउंड किसका लेना है, एडजेक्टिव को। तो एक्सीलेंट मिल रहा है तो क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। फिर हमने तीसरी वाली जो पोजीशन पढ़ी थी कि कभी आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन मिले, एडजेक्टिव मिले और एडवर्ब भी मिले, तब भी आप क्या लगा सकते हो, याद रखना है स्टूडेंट कैसा होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और उसके बारे में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मेरे लिए नोन हो सकता पर आपके लिए बिल्कुल भी नोन नहीं हो सकता, इसीलिए आप लगा रहे हो तो आपके लिए अननोन है। इसीलिए यहाँ पर फिर से हम वेरी का साउंड लेके क्या लगा देंगे, आ लगा देंगे। मैनी ब्लैंक सिटीजन, ठीक है, वुड वेलकम सच आ चेंज। तो सिटीजन कितने हैं, एक ही है, सिटीजन का प्लूरल होता है सिटीजन्स, इसका मतलब एक आ रहा है और मैनी के बाद आ रहा है। तो मैनी के बाद जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है तो हम वहां पर क्या लगा देते हैं, आ लगा देते हैं। अभी हमने डिस्कस किया, हालांकि यहाँ वर्ब हमने वुड लिया है, सिंगुलर वर्ब मिलती है तब तो और इजी हो जाएगा क्योंकि डायरेक्टली आप लगा सकते हो। साउंड देख लेना भाई, सिटीजन का है, सिटीजन का साउंड कैसा आ रहा है, सा से आ रहा है, मतलब कि कॉन्सोनेंट है।
इट इज रादर ब्लैंक पिटी, रादर आ गया है तो फिर क्या लग जाएगा, आ लग जाएगा। वो मैनी सच वाले फॉर्मेट में मैंने तुमको पढ़ाया है। इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल टास्क, टास्क आपकी नाउन हो गई, इम्पॉसिबल आपका एडजेक्टिव हो गया। और एडजेक्टिव जब के पहले आपको क्या लगाना, इम्पॉसिबल साउंड कैसा मिल रहा है, वॉवेल का, ठीक है, क्योंकि इम्पॉसिबल है इसीलिए हम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इट वॉज सच मिल गया, फुलिश है और डिसीजन है, तो डिसीजन क्या होगी तुम्हारी, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। पहचानते हो क्या डिसीजन कौन सा है, नहीं, अननोन हो गया। उसके पहले एडजेक्टिव है तो इसीलिए क्या लग जाएगा, क्योंकि सच के बाद जब तुमको सिंगुलर काउंटेबल नाउन मिलती, इवन उसके पहले तुम्हें आपको एडजेक्टिव भी मिलता है, तो फिर क्या लगा सकते हैं, आ लगा सकते हैं। इट इज टू हैवी, अब भी बिल्कुल पढ़ा है कि टू लिखा हुआ है और टू के बाद एडजेक्टिव आता ही है, तो आगे देखोगे नाउन किस फॉर्म में मिल रही है, सिंगुलर फॉर्म में, क्योंकि बॉक्स का बॉक्सेस कर सकते हो ना, पर यहां पर क्या बॉक्स है, सिंगुलर काउंटेबल है, इसीलिए क्या लग जाएगा, आ लग जाएगा। लास्ट वाले भी देखते हैं, रोहित इज नॉट सो मिल गया, सो के बाद क्या मिल गया, बिग एडजेक्टिव, तो आगे क्या मिल रहा है, बिजनेसमैन। कौन सा बिजनेसमैन है, मैं नहीं जानता हूं भाई, ठीक है ना, ही तुम जानते होगे, इसीलिए अननोन हो गया। साउंड इसी का ले लेंगे, साउंड लेंगे तो बा से साउंड आ रहा है, तो नॉर्मल क्या लगा देंगे, आ लगा देंगे। जो तुमने अभी तक इसके पहले नेक्स्ट वाली स्लाइड में क्या पढ़ा है, फॉर्मेट पढ़ा है ना, उसी के थ्रू सारे क्वेश्चंस को हमने यहां पर, ठीक है, सॉल्व कर लिया है। तो बहुत आसान है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसी के आगे। अब आ गया, ये लो, लगाना है नहीं लगाना है, तो यहां पर क्या लिखा है, कुछ विशेष फ्रेजेस में ए एन का प्रयोग होता है। अब नाउन नहीं मिल रही है, जो अभी पढ़ के आया ना उसका कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया यहाँ पर। उनने बोला कुछ फ्रेजेस हैं, फ्रेजेस का मतलब होता है एक से ज्यादा वर्ड से मिलकर, ठीक है, जो वर्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में फ्रेज होता है। प्रीपोजिशनल फ्रेज भी होते हैं, वर्ड फ्रेज भी होते हैं, ठीक है, तो ये उनमें से कुछ हैं, जिसमें यहाँ पर देखो, इन अ फिक्स, इन अ हरी, इन अ नट सेल। अब तुम हरी और फिक्स जब मिलता है, कभी तुमको इन ब्लैंक हरी मिला, तो तुम नाउन ही ढूंढते रह जाते हो कि नाउन कहाँ गई। तो नाउन भैया तुमको यहाँ मिलेगी नहीं, क्योंकि ये क्या है, पूरे फ्रेजिंग में यूज कर रहा है, तुम्हें डायरेक्टली यूज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर इन फिक्स बोलते हैं, तो यहाँ कभी भी तुमको इन फिक्स के पहले पूछता है तो इनके इन पूछेगा, आगे फिक्स होगा और बीच में आपको फिल इन द ब्लैंक पूछेगा तो आ लग जाएगा। हरी, इना हरी होता है, इना नटसेल होता है। फिर ये वर्ब आ जाती है मेक के साथ नॉइज, नॉइज जबकि क्या होती है, एक नॉइज क्या होती है, अनकाउंटेबल नाउन होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है, उसके पहले भी हम लगा रहे हैं, पर आपको ऐसा दोनों में देखो डिफरेंस कैसा होता है। इट इज ब्लैंक नॉइज दिया है तो यहां तुमको बोलता है तो लगाने की जरूरत नहीं है, पर यदि तुमको ऐसा लिखा है कि ही मेड और ब्लैंक करके नॉइज दे दिया, ठीक है, तो तुमको यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, आ, क्योंकि ये तुम्हारा एक वर्बल फ्रेज बन रहा है। क्या बन रहा है, वर्बल फ्रेज बन रहा है। तो मेक के साथ कभी भी तुमको नॉइस मिले तो आ लगाओ, मेक के साथ कभी तुम्हें फुट मिले तो आ लगाओ, कीप के साथ तुम्हें सीक्रेट मिले तो आ लगाओ, एज के साथ रूल मिले तो आ लगा दो, ठीक है। एट अ स्टोन्स थ्रो, ये पूरा वर्ड देता है, स्टोन के पहले लगता नहीं क्योंकि अनकाउंटेबल है, पर ये एक ईडियम्स है। क्या है, ईडियम्स। ईडियम्स का मतलब क्या हो जाता है कि इसका एक कहावत है कि भैया थोड़ी ही दूरी पर, एक मुहावरे के सेंस में हम यूज करते हैं ईडियम्स को, जिसको हम प्रोवर्ब्स भी बोल सकते हैं। तो एट अ स्टोन्स थ्रू का मतलब होता है थोड़ी ही दूरी पर कभी सेंटेंस में ये आए जो ईडियम्स का यूज किया उसने, तो स्टोन के पहले भी आप क्या लगाएंगे, आ। अ शॉर्ट वाइल अगो होता है, कभी भी शॉर्ट वाइल अगो मिलता है तो आप आ लगा सकते हो। एट अ लॉस हो जाता है, लॉस के पहले भी आ लग जाएगा। टेक अ फैंसी टू, मतलब कि टेक के साथ, टेक एक वर्ब है, उसके साथ फैंसी टू मिलता है तब भी आप क्या लगा सकते हो, आ। टेक एन इंटरेस्ट का यूज कर सकते हो, कभी भी टेक एन इंटरेस्ट यूज होता है, टेक एक वर्ब हो जाएगी और ये वर्बल फ्रेज कहलाता है, तो इंटरेस्ट के पहले भी क्या लगा दोगे, एन, और लास्ट में इन। टेक अ थिंकिंग, आप पीटी में अभी लगा के आए हो, और टैल के साथ क्या लगा सकते हो, अलाई, ये पूरी वर्ब कहलाती है, इसको हम वर्बल फ्रेज बोलते हैं। नेवर टेल अ लाई, लाई तो क्या होता है तुम्हारा झूठ,
अब झूठ किस में आता है? फीलिंग्स में। फीलिंग्स क्या होती है तुम्हारी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, मतलब अनकाउंटेबल, नहीं लगना चाहिए सर। अरे भैया नहीं लगता है, लाई के साथ इट इज अ लाई ऐसा नहीं बोलोगे तुम, ठीक है, इट इज लाई ओनली, समझ में आया। पर यदि टेल के बाद लाई यूज कर रहे हो तो यहां तुम्हें क्या लगा दिया उसने? आर्टिकल। मेक के साथ नॉइज यूज कर रहे हो तो आर्टिकल, ठीक है, मेक के साथ फुट यूज कर रहे हो तो आर्टिकल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टेट लेवल के एग्जाम में ज्यादातर इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि ये आपके कॉन्सेप्ट को हिला कर रख देते हैं, ठीक है। तो हिलना नहीं है वहां पर, ये पढ़ के जाओगे, आपको क्वेश्चन मिलेगा, बिल्कुल सीधा सीधा सा आंसर मिलेगा, तो आप बिल्कुल वहां पर आर्टिकल को पुट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट आ गया, कुछ फ्रेज के साथ आर्टिकल का प्रयोग बिल्कुल हाथ जोड़ के विनती है कि बिल्कुल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यदि ये मिल गए तो कंफ्यूज करते हैं। यदि मैं बोलता हूं देखो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेट ऑन फायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद रखना है। तो कभी भी टू टेक के साथ हार्ट पूछे तो हार्ट के पहले दे देता है, तो लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉडी पार्ट के पहले दा का प्रयोग होता है। तो कई लोग बोलते हैं हार्ट तो आ गया सर, भैया टेक भी तो देख लो कि टेक लिखा हुआ है, तो वहां तुम्हें लगाने की जरूरत नहीं है। इन डेंजर मिले, नहीं लगाना है। बाय मिस्टेक मिले, बिल्कुल, कई लोग बाय द वे का यूज करते हैं, तो वो तो उसमें तो लगता है, पर बाय द मिस्टेक का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। एट लास्ट का नहीं करेंगे, ठीक है, लास्ट में जबकि क्या है? लगता है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट जब आता है तो उसको हम ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है, जो क्रम को बताते हैं। किसको बताते हैं? क्रम को। तो क्रम के सेंस में लास्ट के पहले लगता है, पर फिलहाल जब एट के साथ लास्ट पूछे तुम्हें लगाने की जरूरत नहीं है। बाय के साथ जब मीन्स ऑफ क्या पूछता है? ट्रांसपोर्टेशन। क्या पूछता है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो बिल्कुल लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल यहां टच नहीं करना, यहां आपको दे देता है। जबकि तुम इट इज आ कार यूज करते हो, भैया एक कार है, पता नहीं कौन सी है, तो उसके लिए तुम आ लगाओगे। पर जब भी तुम्हें बाय लिखा है कि आई वेंट देयर बाय ब्लैंक कार, तो बिल्कुल टच करने की जरूरत नहीं है, वहां कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि बाय के साथ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में तुम्हें कोई भी आर्टिकल की पोजीशन नहीं करनी है। सेट ऑन फायर मिले, इन हैंड मिले, टू कैच फायर मिले, यहां फायर होना चाहिए, ठीक है, FIRE हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मिले, एट होम टू गिव ईयर, ठीक है, टू सैट फुट, सॉरी सैट फुट, और टू लूज हार्ट। ये जो सारे तुमको फ्रेज मिल रहे हैं, इनमें तुम्हें लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके से जब भी आपको इन फ्रेजेस के साथ, जैसे अभी इसके पहले जो हमने फ्रेज मिले, यदि वो मिलते हैं तो उनमें लगाना पड़ेगा, और यदि ये फ्रेज मिलते हैं तो इनमें हमें नहीं लगाना है। समझ में आया? तो इस तरीके से आप ध्यान रखिए, जो फ्रेजेस आते हैं उन्हीं के क्वेश्चन बहुत सारे आर्टिकल में आते हैं, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट बना के आते हैं कि हमें नाउन मिलने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है, नाउन के पहले तो लगता ही है, लगा देंगे वहां जाके। पर ऐसे अब आपको फ्रेज मिलते हैं और इनके पहले आपको फिल इन द ब्लैंक पूछता है इन सिस्टम्स में, इन सारे वर्ड्स के साथ, तो फिर आपको ध्यान रखना है कि मुझे इनके साथ नहीं लगाना है। बढ़िया है, आप देखते रहिए। नेक्स्ट देखते हैं, यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। अब तुमने भैया दो अलग अलग आर्टिकल के बारे में हमने डिस्कस किया, मतलब ए और एन के बारे में, ठीक है। इसके पहले हमने ए और एन को लगाना सीखा, अलग अलग फॉर्मेट सीखे, फिर कहाँ लगना है और किन फ्रेजेस के साथ नहीं लगना है, ये सारी डिस्कशन कर ली। अब हमारा आ गया क्या? यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, जिसको हम क्या बोलते हैं? द। बड़ा आसान है लगाना इसको, थोड़ा सा तुम्हें ध्यान बस रखना पड़ेगा, क्योंकि तुमने ए और एन को लगा लेते हो ना, तो फिर दा में लगाने बड़ी हिम्मत चाहिए होती। तो यहाँ दा बहुत आसान है, देखो कैसे लगाते हैं। दा का प्रयोग उस नाउन के पूर्व किया जाता है, मतलब कोई नाउन है उसके पहले हम दा लगाना चाहते हैं, जो वाक्य में निश्चित, निश्चित मतलब डेफिनेट हो गई है, निर्धारित मतलब पर्टिकुलराइज हो गई है, तथा रिपीट जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है। अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे कि नाउन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो यहां जब नहीं मिल रही थी तो हम उसको इंडेफिनिट नाउन मान सकते हैं, इसीलिए इंडेफिनिट आर्टिकल मतलब ए और एन की पोजीशन कर रहे थे। अब हमें जो नेक्स्ट सेंटेंस मिलने वाले हैं उन सब में नाउन चाहे कोई भी हो, चाहे आपकी काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो,
ठीक है, उस कोई भी हो नाउन, चाहे काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल, यदि वो सेंटेंस में डेफिनिट है, निश्चित है, पर्टिकुलराइज्ड है या तो रिपीट हो रही है, तो फिर आपको उसके पहले दा लगाने की जरूरत पड़ेगी, चाहे सिंगुलर काउंटेबल हो, चाहे प्लूरल काउंटेबल हो, चाहे अनकाउंटेबल हो, कोई भी नाउन हो। हम यदि हमको सेंटेंस में डेफिनिट, पर्टिकुलराइज या रिपीट होती है तो हमें उसके पहले दा लगाने की जरूरत है। सेंटेंस में देखते बड़ा क्लियर हो जाएगा क्या क्यों लगा रहे हैं भाई। पीपल ऑफ इंडिया, लोग कहाँ के हैं भाई, ईमानदार, वो तो अपने देसी के हैं ना, तो क्या लग रहा है, दा लग रहा है, मतलब यहां से डिसाइड हो गया। तो ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट बन जाता है कि हम क्यों लगाएं, तो हमने लिख दिया ऑफ। जब तुम्हें यहां पर एक नाउन मिलती है और एक तुम्हारा यहां नाउन मिलती है तो इसके पहले तुम दा लगा सकते हो, ग्रुप नाउन को छोड़कर। ग्रुप नाउन का मतलब क्या होता है भैया, मैं बंच ऑफ कीज है, क्या है, बंच ऑफ कीज, और इसके पहले पूछा तो बहुत सारी चाबी मिलके एक गुच्छे को बना रही हैं, इसीलिए वहां पर ए लगेगा, मतलब सारे जितनी भी आपकी ग्रुप नाउन्स होती वहां पर आ लगाना है। पर जैसे यहां मिल गया पीपल ऑफ इंडिया, तो यहां तुम्हारे लोग कहाँ के हैं, कहाँ के, इंडिया के, तो ये डेफिनेट हो गया है, तो डेफिनेट के लिए अपन ने क्या लगा दिया है, दा। मैन के पहले तुम अभी आ लगा के आए हो, पर यहां देखो द मैन इज वाइट शर्ट इज माई ब्रदर, पता चल गया ना, सफेद शर्ट में जो व्यक्ति है वो मेरा भाई है, मतलब जिसकी चर्चा पहले से की जा चुकी है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमें वहां पर क्या लगाना है, दा। सेंटेंस में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करो, जितनी इंफॉर्मेशन निकालोगे ना उतना अच्छा है तुम्हारे लिए, उतना इजी पड़ जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बॉय स्टैंडिंग नियर द गेट, कहाँ खड़ा है भैया, गेट के पास में, मतलब इसके बारे में पता चल गया वो भी मेरा भाई है, तो बिल्कुल क्या लगा देंगे, सब मेरे भाई हैं, तो क्या लगा देंगे, दा लगा देंगे। अब देखो वोमेन हु लिव्स इन फ्रंट ऑफ माई हाउस इज वेरी एक्टिव, भैया जो वुमेन मेरे घर के सामने रहती बड़ी एक्टिव है, तो इस वजह से यहां पर भी क्या लग जाएगा, दा। अब एक्टिव को सर वेरी के पहले नहीं लगा रहे हो, भैया नाउन भी तो मिले, नाउन कहाँ मिल रही है, तो ये तो वेरी तुम्हारा एडवर्ब हो जाएगा, ये तुम्हारा एडजेक्टिव है, तो ऐसी पोजीशन में नाउन नहीं है यहां पर भी, यदि होती तो हम यहां भी पोजीशन कर सकते थे, पर फिलहाल नहीं है, तो तुमको यहां देखना है, तीन वर्ड तुमको मिल सकते हैं जिससे नाउन को तुम पर्टिकुलराइज करते हो, ये वाले तो मैं यहां लिख देता हूं, बड़ा आसान है, हु, विच, और एक वर्ड आता है तुम्हारा दैट, हु, विच और दैट। हु, विच, दैट के पहले तुम्हें नाउन मिलती है तो उसके पहले तुम किसका प्रयोग कर सकते हो, दा का। क्यों, क्योंकि नाउन के बारे में तुम्हारे पास आगे सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, मतलब नाउन के बारे में तुम्हें यहां पर सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, और जब इंफॉर्मेशन मिलती है तो ये वाली नाउन हमारी डेफिनेट पर्टिकुलराइज हो जाएगी, इस वजह से हम क्या लगा देंगे वहां पर, दा लगा देंगे। ये किस में हो रहा है, आपके वुमेन वाले सेंटेंस में। जब भी आपको हु मिले, हु के पहले नाउन मिले, चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, हालांकि हु के पहले तुम्हें पर्सन ही मिलेंगे, तो मैन, बॉय, गर्ल, वुमेन ऐसे लोग मिलेंगे। यदि विच मिलता है तुम्हें थिंग्स या एनिमल्स मिलते हैं तब भी लगा सकते हो, दैट मिल सकता है तो दोनों मिलते हैं, पर्सन भी मिल सकता है और एनिमल या थिंग्स भी मिल सकते हैं, पर स्पेशल केस के साथ मिलेंगे, तब भी तुम वहां पर आगे क्या लगाओगे, नाउन के पहले दा लगाओगे, ये ध्यान रखना है। समझ में आया। अब रिपीट की देखो, रिपीट की क्या कहानी है, डेफिनेट में तो ये तीन वर्ड आपको, तीन सेंटेंस बता दिए, ठीक है। पर्टिकुलराइज में आपको क्या बता दिया, ये वाला बता दिया, हु विच को ध्यान रखो, हु विच दैट को, उसके पहले देखो आपको नाउन मिल रही है, नाउन के पहले दा। अब यहां पर क्या बोल रहा है वो, रिपीट का देखते हैं, तो वंस अपॉन अ टाइम, यहां वंस होना चाहिए, ठीक है, मैं इसको और सही कर देता हूं, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग, अच्छा एक राजा था, पता नहीं कौन था, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, कोई था, एक था, तो हमने आ लगा दिया। अब देखो इसी राजा को उसने यहाँ डॉट लगा हुआ है अगले सेंटेंस में यूज किया है, तो अब तो हमारे लिए नोन हो गया ना, क्योंकि हमको पता चलेगा कि एक राजा की बात कर रहे, तो अगले सेंटेंस में क्या लग गया है, द, ठीक है। द किंग वॉज वेरी काइंड वन डे ही मैट एन ओल्ड मैन, अब वो किसी बूढ़े व्यक्ति से मिला, अब उसको भी नहीं पता किस बूढ़े व्यक्ति, कोई ना कोई अननोन होगा, तो बूढ़ा व्यक्ति भी उसके लिए क्या हो जाएगा, अननोन, तो अननोन जब मिल रहा तो क्या लगा रहे हैं, एन,
पर ओल्ड मैन वॉज वेरी पुअर, अगले सेंटेंस में हमने क्या कर दिया, पुअर मैन के वो सॉरी ओल्ड मैन के बारे में हमने क्या बताया कि भैया वो गरीब है, मतलब हमने फिर से चर्चा कर दी जिसकी चर्चा पहले से की जा चुकी, चर्चा तो हो चुकी है ना ओल्ड मैन की। तो दूसरी बार जब ये रिपीट होता है तो उसके पहले क्या लगता है, द। एक कहानी है, उसको थोड़ा सा दो सेंटेंस में हम बात करते हैं। जंगल में एक शेर था, आ लॉइन। शेर ने हिरण का शिकार किया, दालॉइन, काम खत्म। ये रिपीट का तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट बन जाएगा। एक नाउन जो फर्स्ट टाइम यूज हो रही है वो अननोन है तो उस पे ए और एन लग जाएगा, यदि एक है तो। उसी नाउन को तुम दूसरी बार सेंटेंस को खत्म करके दूसरी बार यूज करते हो सेम नाउन को, तो क्या लग जाएगा, दा लग जाएगा। तो तीन बातें तुम्हें डेफिनेट आर्टिकल में याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए तुम इतने कॉन्सेप्ट को बस याद रखोगे तो तुमसे दा की प्रॉब्लम जो है बहुत हद तक मिनिमम हो जाएगी, मतलब बहुत इजी हो जाएगा। कैसे, नाउन डेफिनेट होनी चाहिए, पर्टिकुलराइज होना चाहिए, और यहां पर मैंने क्या बताया, रिपीट होना चाहिए। ठीक है, ये तीन बातें याद रखोगे, द आर्टिकल बहुत आसानी से बन जाएगा। एनी कंफ्यूजन, देखते हैं फिर नेक्स्ट। और ये क्या आ गया भाई, अच्छा ये तो बहुत इजी वाला आ गया। जब कोई वस्तु अंडरस्टूड होती है, ऑब्वियस सी बात है, यदि किसी वस्तु के बारे में मुझे पहले ही से मैं पता है कि हाँ ये हो जाएगी, तो उससे पूर्व दा का प्रयोग होता है। इनका फॉर्मेट भी बड़ा अच्छा होता है, देखो, काइंडली रिटर्न द बुक, क्लोज द विंडो, ये तुमको बुक अलग से देता है ऐसा, इट इज ब्लैंक बुक दे रहा है, ठीक है, और क्लोज द विंडो दे रहा है। तो विंडो में भी हम कैसे लिख सकते हैं, इट इज ब्लैंक विंडो। तो क्या लगाओगे, कुछ नहीं लगेगा इसमें, देखो बुक लगा है ना, पता नहीं कौन सी है पर एक है, तो क्या लग जाएंगे, बा से साउंड मिल रहा है तो आ। विंडो है कितनी है, एक है, पर पता नहीं कौन सी वाली खिड़की की बात कर रहा, पर वा से फिर इसका साउंड मिल गया तो क्या लग जाएगा, आ। पर इन सेंटेंस में तो बुक के पहले तुमने क्या लगाया, दा, और यहां पर क्या लगाया, दा विंडो के पहले। क्यों ऐसा हो रहा है, जब कोई वस्तु अंडरस्टूड होती है तो उसके पूर्व दा का प्रयोग करते हैं। भैया तुमने ली होगी, जब भी तुमसे आग्रह करके मांग रहा है ना कि भैया हमारी बुक लौटा दो, तो ये पहले से अंडरस्टूड है, इसीलिए इसके पहले क्या लग गया, दा। बंद हुई खिड़की तभी तो सॉरी खुली हुई खिड़की तभी तो बंद करने के लिए बोल रहा है, तो पहले से अंडरस्टूड है कि ये खुली है खिड़की, इसीलिए क्या लग जाएगा, यहाँ पर दा लग जाएगा। तो इनका फॉर्मेट होता है, इनको इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जब कोई सेंटेंस में तुम आदेश देते हो, एडवाइस करते हो, इवन रिक्वेस्ट करते हो, तब इस वाले फॉर्मेट के सेंटेंस बनाए जाते हैं। इंग्लिश में एक ऐसे ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनकी शुरुआत तुम्हें किससे करनी पड़ती है, वर्ब से, और वर्ब वो कौन सी होना चाहिए, एक्शन वर्ब, और एक्शन वर्ब कौन सी होती है, फर्स्ट फॉर्म के फॉर्म में होना चाहिए। उनसे फिर तुम आगे ऑब्जेक्ट लगाओगे, ठीक है, अदर वर्ड्स लगाओगे, जो भी आपको लगाना वो सारी चीजें लगा सकते हो। तो इन दो फॉर्मेट में, अब जैसे देखो, कैन यू रिटर्न ऑफ ब्लैंक लाइट लिखा है, अब भैया टर्न ऑफ चालू होगी तभी तो बंद कर रहे हैं ना, पहले ही से अंडरस्टूड है, इसीलिए क्या लग जाएगा, दा लग जाएगा। तो तीनों सेंटेंस में आपको ये देखना है, जब भी कोई सेंटेंस में आपकी नाउन जो होती है, कोई वस्तु पहले से ही अंडरस्टूड है, ठीक है, तो उसके पूर्व भी आप क्या लगा सकते हो, दा। जबकि नॉर्मल इन वाली नाउन को तुम, जैसे बुक है, विंडो है, लाइट है, इसको तुम अलग से यूज करोगे तो तुमको क्या लग जाएगा, आ का यूज करना पड़ेगा। पर इन सेंटेंस में आता है जिसको हम इंपरेटिव सेंटेंस बोल रहे हैं, या नॉर्मल हमको पहले से अंडरस्टूड हो रही है, तो उसके पहले हम क्या लगा सकते हैं, दा लगा सकते हैं। बड़ा इजी है, आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर इसी के आगे। अब क्या आ गया, अरे प्लेसेस की बात कर रहे हैं ना, बहुत इजी है। इन प्लेसेस इत्यादि का उल्लेख उनके प्राथमिक उद्देश्य, मतलब कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के लिए यूज हो। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, मैं रोज स्कूल पढ़ने जाता हूं, यही तो मेरा उद्देश्य है, पढ़ने जाना। पर यदि मैं फीस जमा करने जा रहा हूं तो मेरा उद्देश्य बदल गया। मैं भाई स्टेशन जा रहा हूं, मुझे भोपाल जाना है, तो मेरा प्राइमरी उद्देश्य तो वही हो गया। पर मैं स्टेशन किसी को छोड़ने जा रहा हूं, दैट इज माय सेकेंडरी ऑब्जेक्ट, भाई मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्ट तो है नहीं है। तो कुछ प्लेसेस हैं हमारे पास, जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, टेम्पल हो गया, चर्च हो गया, हॉस्पिटल हो गया, बैड हो गया, और
जेल हो गया। ठीक है, जब ये सारे प्लेसेस अपने प्राइमरी ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हैं तो इनके साथ, ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्ट जब भी बताएं तो इनके पहले तुम्हें द आर्टिकल लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जब इनका कोई प्राइमरी ऑब्जेक्ट नहीं, जैसे तुमने बैड लिया, समझ में आ रहा, तो मैंने लिखा व्हेन आई कॉल्ड हिम। ठीक है, व्हेन आई कॉल्ड हिम ही वॉज, क्या लिख दिया यहां पर, ही वॉज रीडिंग अ बुक ऑन ब्लैंक बैड लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने लिखा व्हेन आई कॉल्ड हिम ही वॉज रीडिंग अ बुक ब्लैंक ऑन बैड। तुमको क्या मिल गया, बैड, समझे, एक जगह है जहां पे हम सोते हैं, पर ये सोने का काम तो कर ही नहीं रहा ना, बेड पे तो क्या कर रहा है भाई, रीडिंग कर रहा है। जबकि प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है, सोना, स्लीपिंग होता तो हम कुछ नहीं लगाते, पर कैसे आ गया यहां पर, रीडिंग बोल रहा है, तो भैया बेड पे तो भैया सोया जाता है, पढ़ा नहीं जाता है। ठीक है, पढ़ने के लिए तुम्हारी टेबल है घर पे, उसमें पढ़ो आराम से बैठ के, पर यदि रीडिंग के लिए बात कर रहे हैं तो बेड तुम्हारा एक ऐसा प्लेस है जहां पर क्या किया जाता, स्लीपिंग किया जाता, पर उसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या, स्लीपिंग है, पर इसने क्या दिया साइंटिस्ट में तुमको, रीडिंग दिया। इस वजह से यहां पर अब तुम्हें क्या लगाने की जरूरत है, दा लगाने की जरूरत है। काश जैसे दिखा, देखो, चिल्ड्रन शुड गो टू स्कूल, जा ही रहे हैं भैया पढ़ने, आई गो टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग, पूजा करने, क्योंकि और दूसरा कुछ बता ही नहीं रहे हो सेंटेंस में। पर नीचे देखो, मिस्टर पॉल वेंट टू द चर्च टू प्रे। ठीक है, अब यहां देखो, लेकिन किसी अन्य उद्देश्य के लिए हो तो आर्टिकल का प्रयोग होगा, पर प्रे के लिए जा रहे हैं, पर यहां सेंटेंस और आगे होना चाहिए था, प्रे, और यहीं पर सेंटेंस यदि होता, क्या होता तुम्हारा, एंड टू मीट, एक सेंटेंस और लेना चाहिए था यहां पर इसको। ठीक है, टू मीट विथ मिस्टर स्मिथ, तो फिर तुम्हारा क्या लग रहा है चर्च, यदि प्रे करने जा रहे हैं और किससे मिलने जा रहे हैं, मिस्टर स्मिथ से, तो फिर यहां पर तुम्हारा क्या लग जाएगा, दा, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या है, केवल प्रे करना नहीं है, मिस्टर स्मिथ के साथ क्या है, मिलना भी है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि जब भी इन प्लेसेस का प्रयोग किया जाए, समझ में आया, तो आपको जब इनके ये प्राइमरी ऑब्जेक्ट बताएं तो इनके पहले लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे हॉस्पिटल की बात कर लो तुम, भैया किसी इंजर्ड पर्सन को यदि हॉस्पिटल भेजते हो ना, तो उसके पहले लगाने की जरूरत नहीं है, एन इंजर्ड पर्सन वॉज सेंट टू ब्लैंक हॉस्पिटल, बिल्कुल नहीं लगाओ। पर ये तुम विजिट करने अपने किसी बीमार दोस्त को देखने जा रहे हो तो उसके पहले बिल्कुल दा लग जाएगा, यदि आई विजिटेड द हॉस्पिटल टू सी माय, ठीक है, फ्रेंड, तो ऑब्वियस सी बात है, तुम भर्ती होने थोड़ा जा रहे हो, तुम तो देखने जा रहे हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, सेकेंडरी है। प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव होता है, प्राइमरी जो उद्देश्य है तुम्हारा हॉस्पिटल का क्या है, हम ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं, भर्ती एडमिट होने जा रहे हैं, वो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो तुम्हें ध्यान रखना है जब भी ये प्लेसेस तुमको पूछता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी के बाद अपन आते हैं किस पर, यूज ऑफ आर्टिकल विथ एडजेक्टिव। अरे बाप रे, अब ये क्या आ गया, तुमने, बड़ा आसान है, ये भी कुछ नहीं है, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वर्ड ये होना चाहिए, पर इसके बाद वाले जो मैं स्लाइड बताऊंगा तुमको वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली कहानी है, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर उसी टाइप से क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि डिग्री में जब क्वेश्चन पूछता है सब लोग यही पढ़ के जाते हैं, क्या, सुपरलेटिव डिग्री से पहले टा का प्रयोग किया जाता है। तो भैया हमें पता है बेस्ट लगा है, मोस्ट ब्यूटीफुल लगा है, तो हम क्या लगा देते हैं, दा, ऑब्वियस सी बात लगता है, डिग्री में तो हम ध्यान देते हैं 3 डिग्री होती है तुम्हारी, एक हो जाती है पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, एक हो जाती है कंपैरेटिव डिग्री, और एक हो जाती है जिसको हम पढ़ रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, ये 3 अलग अलग डिग्री है, ये हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है भैया, अंग्रेजी के टीचर हैं, ऐसी राइटिंग मिलेगी। ठीक है, तुम बता सकते हो कहाँ, सब समझ में नहीं आया, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा क्या लिखा है, पर मुझे पता है, पढ़ के दिखा रहा हूँ तुमको, कंपैरेटिव डिग्री दिख रहा है ना। ठीक है, अब हिंदी में तो लिख नहीं सकते सो कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, बड़ा आसान है ये, 3 हमारे पास डिग्री होती हैं,
पॉजिटिव, कंपैरेटिव और एक क्या होती है, सुपरलेटिव। तुमको जब सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है पहले तो ये देखते हैं। एडजेक्टिव का एक पार्ट है, किसी व्यक्ति के लिए या किसी वस्तु की जब हम गुण या दोष बताते हैं तो व्यक्ति में ज्यादा होता है गुण और दोष। तो हम यदि उसको क्या करते हैं, यदि दो लोग हैं, यहाँ पर हमने ले लिया दो लोग हैं भैया हमारे पास, ठीक है, दोनों में एक से गुण है, मतलब ये भी अच्छा है और ये भी अच्छा है, ठीक है। अब ये भी अच्छा है, दोनों अच्छे हैं, तो तुम क्या लगाओगे इसके लिए, गुड लगाओगे। ए इज एज गुड एज बी, तुम्हारा पॉजिटिव डिग्री खत्म हो गया, दोनों हो जाते हैं। कंपैरेटिव में है तो तुम बोलोगे फिर आ गए दो लोग, यहाँ पर तुम्हारा एक और आ गया, यहाँ पर भी तुम्हारा एक और आ गया, ठीक है। अब इन दोनों में एक क्या है, एक व्यक्ति ज्यादा अच्छा है, तो एक व्यक्ति जब ज्यादा अच्छा होगा तो हम क्या लगाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। तो हम बोलते हैं ए इज बेटर देन बी। पर जब क्या जाएगा, सुपरलेटिव आएगा, तो अब दो से ज्यादा चाहिए हमें, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई दो से ज्यादा है, तो हमको यहाँ देखना पड़ेगा कि तुम्हारे दो से ज्यादा में क्या है, ए ही जो है सबसे अच्छा है। तो यहाँ तुमने क्या लगाया डिग्री में, बेटर, और यहाँ पर क्या लगाओगे, बेस्ट, ठीक है। क्योंकि दो से जब ज्यादा में दो से ज्यादा लोग होते हैं और किसी एक को विशिष्ट बताते हो तो वहां पर तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग क्या होता है कि भाई जब हम दो से ज्यादा लोगों, सॉरी, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग क्या होता है, जब दो से ज्यादा लोगों में से किसी एक को विशिष्ट बताते हैं। और पॉजिटिव और कंपैरेटिव में दो ही लोग होंगे, जब दोनों के एक से होंगे तो गुण होंगे तो क्या लगाएंगे, पॉजिटिव डिग्री। एक को ज्यादा बताओगे तो कंपैरेटिव, और दो से ज्यादा हो जाएंगे उसमें किसी एक को बताओगे तो क्या कहलाएगा तुम्हारा, सुपरलेटिव। तो अभी फिलहाल जब हम देखते हैं तो देखो हमने यहां लगाया ना कि ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, तो हमारी क्लास में और भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, उनमें से ये वाला जो है सबसे अच्छा है, ठीक है। फिर हमने लिखा यहाँ पर देखो, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द टाउन, मतलब टाउन में और भी अच्छी लड़कियां होंगी, उसमें से ये वाली जो है वो क्या है, सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो ये सुपरलेटिव डिग्री के पहले आपको दा लगाने की जरूरत पड़ती है। आगे आपको देखना यहाँ ऑफ मिलेगा, ठीक है, डिग्री में, और ऑफ से ही आप समझेंगे कि आगे और भी लोग होंगे, उनमें से हम क्या कर रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब आ गया कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है जब दो कंपैरेटिव डिग्री को एक दूसरे से डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखाया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आर्टिकल के बिहाफ से, क्योंकि सबको पता है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले लगाया जाता है। पर आप ध्यान रखो कि भैया कंपैरेटिव डिग्री में से दो फॉर्मेट बनते हैं जिसमें आप यूज करते हो। सबसे पहले देखो, डायरेक्टली या इनवर्स। एक जो सेंटेंस है दूसरे पर क्या करता है, निर्भर करता है। ये सेंटेंस दूसरे पर क्या करता है, निर्भर करता है। दोनों जगह यहां पर आपको, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है और उसके पहले क्या लगाया है, दा। तो आप कैसे याद रख सकते हो भाई इस वाले फॉर्मेट को, कुछ याद नहीं रखना है। कभी भी आपको इंक्रीजिंग, और मेरी भाषा में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर के, या बोल सकते हो पैरेलल कंस्ट्रक्शन के जो सेंटेंस मिलते हैं ना, तो वहां कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। और कंपैरेटिव डिग्री के पहले दोनों जगह, दोनों सेंटेंस में मैं किसका प्रयोग करूंगा, द आर्टिकल का प्रयोग करूंगा। इसमें बहुत सारी मिस्टेक बन सकती है, यदि हम उसको डिटेल में पढ़ते तो बहुत सारी डिटेल हो सकता है कि यहां पर मोस्ट दे दे तो सब बोलेंगे हाँ भाई मोस्ट तो कैसा होता है, सुपरलेटिव डिग्री, दा सही लगा है। अरे भैया डिग्री गलती हो गई है वहां पर, क्योंकि इस वाले फॉर्मेट में आपको मोस्ट का प्रयोग होना ही नहीं है। ये बोल रहा ना, एक दूसरे से डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखाया जाए, तो दिखाई रहा है ये प्रोपोर्शनल। तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी दा का प्रयोग हो सकता है जब कभी आप इस वाले फॉर्मेट में सेंटेंस को देखते हैं। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद, अगर दो में से एक का चुनाव किया जाए तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है जिसके पहले दा और उसके बाद ऑफ का प्रयोग होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पर मैं इसको आपको थोड़ा लिख के बताऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर में बहुत आते हैं। तो देखो, ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू रेसलर बोल रहा है। रेसलर का समझ रहे हो ना, ये टू को बहुत ध्यान से देखना है। ऑफ के बाद जब दा मिले और टू मिले, और यहां जो तुम्हारी नाउन है ये किस फॉर्म में होती है,
PCN के फॉर्म में होती है, मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन में। तो आप ध्यान रखिए आगे आपको डिग्री क्या मिलेगी, कंपैरेटिव डिग्री मिलेगी। क्या मिलेगी, कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री के पहले आप क्या लगा दोगे, दा का प्रयोग करोगे। कभी भी ये फॉर्मेट मिलता है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ मिले, फिर दा मिले, फिर टू मिले, और आगे आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन मिलती है। तो बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है, बिल्कुल फ्रेम, अच्छा ये हुआ है तो यहां पर मुझे क्या लगाना पड़ेगा। कई लोग बैटर के पहले लगाने से डरते हैं, अरे बैटर के पहले क्यों लगाए भाई, ये तो कंपैरेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री तो है ही नहीं है। अरे भैया नहीं है, कोई बात नहीं है, पर फॉर्मेट भी तो समझो, ये किसमें पूछा है इसने। यदि 2 की जगह 3 कर दो तो फिर तुमको डिग्री बदलना पड़ेगा, समझ में आए। क्योंकि 3 के, जब 3 में से किसी एक को बताएंगे तो क्या लगाओगे, बेस्ट, फिर तो दा भी जब भी दागेगा, जब भी आपको दा लगाना पड़ेगा। पर फिलहाल अभी हमको क्या दे रहा है, ऑफ के बाद दा, दा के बाद टू, और उसके बाद प्लेयर्स दे रहा है। मतलब इस फॉर्मेट में भी कभी आपको डिग्री पूछता है और आपको आर्टिकल लगाने के लिए पूछता है तो क्या लगा देना है, द आर्टिकल लगा देना। बहुत आसान है, बस आपको ध्यान रखना है, इस फॉर्मेट को हमेशा याद रखना। कैसे, यहां पर तुमको कंपैरेटिव डिग्री मिलेगी, ठीक है, उसके बाद तुमको यहां पर ऑफ मिलेगा, फिर दा मिलेगा, और टू मिलेगा, और प्लस क्या मिल जाएगा हमको, प्लूरल काउंटेबल नाउन मिल जाएगी। तो फिर यहां आपको आर्टिकल पूछता है तो बिल्कुल नहीं डरना, कंपेयर डिग्री मिले, ऑफ द टू, और फिर यहां पर पीसीएन मिल गया। हम समझ गए कि हमारा कुछ नहीं है, केवल क्या लगे, ऐसा नहीं कि भैया हमें काश काश हमको यहाँ पर क्या मिल जाता, सुपरलेटिव डिग्री। ऐसा कुछ भी रिग्रेट नहीं करना है, बस आपको कॉमनली देखना कि मेरे इस फॉर्मेट पर बेस्ड सेंटेंस बिल्कुल आर्टिकल क्या लग जाएगा, दा लग जाएगा। जैसे यहां देखो, अगर सभी में से एक का चुनाव किया जाए तो वो तो अभी हम पढ़ के आए हैं, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी आर्टिकल दा का प्रयोग और उसके बाद ऑफ का प्रयोग, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ऑल द प्लेयर्स दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं, टू थोड़ा दिया है यहाँ पर। तो ऑल द प्लेयर्स मतलब बहुत सारे हैं, उनमें से किसी एक को निकाल रहे हैं, तो अभी ये बिल्कुल जरूरी है कि हम बैचलर का यूज करेंगे। अभी हमने डिस्कस किया ना कि सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, 2 से ज्यादा में से किसी एक को निकालना। तो ये भी 2 से ज्यादा है, ऑल द बोल रहा है मतलब ज्यादा ही होंगे, तो इसको हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ तो सुपरलेटिव डिग्री लगेगा और दा लग जाएगा। तो मैं इस पे ध्यान देना ज्यादा, ये तो हमने पहले पढ़ चुके हैं, ये भी आता है, इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। तो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है। ये वाले क्वेश्चन आते हैं तो बहुत सारे लोग गलत करते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर क्या स्ट्रॉन्गेस्ट ढूंढते रहते हैं या बेस्ट ढूंढते रहते हैं। पर आगे देख लेना, ऑफ द टू, इतना तो कर सकते हो ना कि आगे देख के झांक लें कि ऑफ द टू लिखा है, और उसके बाद तुमको पीसीएन मिल रही है, तो यहां पर आर्टिकल दा लग जाएगा। बहुत आसान है, फॉर्मेट को याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, अरे बाप रे ये क्या पूछ लिया इसने, जब एडजेक्टिव जैसे क्या क्या, ऑनेस्ट, तब भी नहीं लगाया था सर आपने, क्या लेकर आ रहे हो, अब भी लगाया ना आपने, बोला कि नहीं, ही इज ब्लैंक ऑनेस्ट आता है, अभी थोड़ी देर पहले लगाया आपने और बोला कि नहीं लगता है, क्यों ले आया इसको फिर से। अभी डिस्कस करते हैं क्या प्रॉब्लम है इसके साथ। ऑनेस्ट, रिच, पुअर, मीक इत्यादि के पहले दा का, अच्छा लगाते तो है यार, एन तो नहीं लगाया था हमने, चलो ठीक है, दा का प्रयोग किया जाता है। कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे वाली जो लाइन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वह पूरे वर्ग को संबोधित करता। अच्छा ये बड़ा डिसीजन कर दिया यार इसने, तो बोल रहा है द पुअर लगा दो, ठीक है, द पुअर मतलब पूरे वर्ग को संबोधित करता है, और इसके साथ क्या बोल रहा है, प्लूरल वर्ब, हिम्मत बन गई दा लगाने की पुअर के पहले। क्यों, क्योंकि आगे तुमको क्या बोल रहा है यहाँ पर, प्लूरल वर्ब बोल रहा है। अच्छा, जब भी प्लूरल वर्ब मिले और किसी एडजेक्टिव, कौन कौन, ऑनेस्ट भैया, रिच, पुअर, मीक, मीक मतलब होते हैं विनम्र, नम्र लोग बड़े होते हैं, मीक उनको बोला जाता है, ठीक है। तो इनके साथ यदि पूरे वर्ग को बता रहे हो ना, तो कब, तो ये इसका एक बड़ा कॉन्सेप्ट अच्छा है, ये बोलता है कि यदि तुम्हें किसी एडजेक्टिव को नाउन बनाना है ना, बहुत आसान है, क्या, कुछ नहीं, उसके पहले दा लगा दो, दा लगा दोगे तो तुम्हारा एडजेक्टिव क्या बन जाएगा, नाउन। वो इस टाइप के जो एडजेक्टिव होते हैं, और याद रखना, पर जब दा लगाकर तुम नाउन बना रहे हो ना, तो वर्ब हमेशा किस में होनी चाहिए, प्लूरल फॉर्म में, जैसे इसमें लिखा है कि प्लूरल फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए देखो, ऑनेस्ट के पहले तुमको दा, तो ऐसा आंख बंद करके मत लगाना ही नहीं, सबने तो बताया है, एन ए एन तो लगेगा ही नहीं, और ऑनेस्ट तो एडजेक्टिव है, दा क्यों लगाया भाई, अरे दा लगाओ ना, कौन मना कर रहा है,
कौन तुमको जिता रहा है यहाँ पर? आर जिता रहा है। ठीक है, आर लगा है, ऑलवेज रिवॉर्डेड, मतलब भैया ईमानदार व्यक्ति को हमेशा ही पुरस्कृत किया जाता है यदि जो ईमानदारी से काम करता है। तो यहाँ देखो, जैसे तुम लोग करते हो पढ़ाई करके बड़ा ईमानदारी से, इसीलिए तो यहाँ पर ऑनेस्ट लिख गया है, एडजेक्टिव को उसने क्या बना दिया है? नाउन, और नाउन के पहले क्या लगा दिया? दा लगा दिया। बड़ा आसान है। ठीक है, देखो यहाँ पे भी उसने बड़े अच्छे से बनाया, रिच के पहले तुमको दा लगा दिया, एक्सप्लॉइट द पुअर, तो एक्सप्लॉइट को यदि वो ऐसा लिखता, एक्सप्लॉइट्स, तो ये तुम्हारा सिंगुलर वर्ब है क्योंकि रिच तुम्हारे एक ही है, तो यहाँ पे एक्सप्लॉइट्स होता तो ये वर्ब की गलती हो जाती, पर ये भी तुम्हारी वर्ब की क्या लगी हुई है? फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल फॉर्म होती है। इस वजह से इसने एडजेक्टिव को नाउन बना दिया, और नाउन बना रहा है तो वर्ब भी क्या कर रहा है? प्लूरल में, इसीलिए बिल्कुल सही पोजीशन है कि यहाँ पर दा लग जाएगा। जैसे यहाँ देखो, यंग है, ओल्ड है, पुअर है, रिच है, ऑल, अरे बाप रे, सब में लगा दिया। सारे युवा साथियों को, सारे हमारे बूढ़े लोगों को, सारे गरीबों को, सारे रिच को, सब में दा लगा है, जबकि सब एडजेक्टिव है। ऑल डिमांड करप्शन फ्री इंडिया, बिल्कुल हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते होंगे कि भैया करप्शन फ्री रहे, पर कहानी क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि ये सब को हम पूरे वर्ग को संबोधित कर रहे हैं। जब एडजेक्टिव को नाउन बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है? दा लगा दो और वर्ब आगे क्या लगा दो? प्लूरल फॉर्म में कर दो। बड़ा आसान है, कभी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो ध्यान रखना है। ऐसा नहीं एक बार हमने जप लिया, ऑनेस्ट के पहले नहीं लगता है, ऑनेस्ट के पहले नहीं लगता है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सेंटेंस की कैटेगरी को समझो, उसके कॉन्सेप्ट को समझो, क्या करना चाह रहा है ये समझो, वो जैसे मैंने आपको बताया। समझ में आया? और पिछले जैसे आप और आगे भी देखेंगे तो आपको और भी इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे देखते हैं नेक्स्ट। अब क्या बोल दिया इसने? चलो ये तो आसान है, किसी प्रॉपर नाउन के बाद या साथ जब कोई एडजेक्टिव या नाउन उसी नाउन को क्वालिफाई करती, बड़ा वर्ड दे दिया इसने, तो समझ के फेर है हमारे, तो फिर भी हम समझेंगे क्या है। तो उसी नाउन को क्वालिफाई करते हुए लगाया जाता है, सॉरी, तो प्रॉपर नाउन के बाद दा का प्रयोग, कुछ नहीं उपाधि दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अशोका को उन्होंने बोल दिया भैया द ग्रेट है, तो दा लग गया। ठीक है, या ऐसा करके लिख रहे हैं, एडजेक्टिव लगाया ना, उपाधि दे रहे हैं लोग, तो फिर क्या लग जाता है? दा। कभी ऐसा मिले अकबर बस मिलेगा और उसके पहले आर्टिकल पूछता तो बिल्कुल मत लगाना। क्यों? प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के पहले नहीं लगाते, किसी नाम, किसी व्यक्ति के नाम के पहले। जब मैं लगाना सिखाऊंगा, कब लगाओगे? एसएससी में पूछता है, क्योंकि बहुत टफ सिचुएशन बन जाती है। देखो, इंग्लिश में बड़ी विडंबना है। क्या विडंबना है? यदि कोई 2 या 3 नियम बनाता है तो उसके अपवाद भी दे देता है। अपवाद का मतलब होता है कि आपको एक्सेप्शंस भी दे देगा। तैयार रहो एक्सेप्शंस के लिए। ठीक है, मतलब हमने सीख लिया पर नहीं बन रहा है, या हमको कहीं पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई, तो समझ जाओ वो एक्सेप्शन है। क्यों? लर्निंग तुमने की है और उसमें एक और वैरायटी आ गई, तो उसके लिए भी तैयार रहना पड़ता है। और एग्जामिनर क्या करता है? बड़ा चतुर है, वो आपको अंग्रेजी भाषा के जितने भी क्वेश्चन देगा ना, एक्सेप्शन उठा के दे देता है। तो हमेशा एक्सेप्शन से डरना नहीं। अरे नहीं, बोर नहीं होना, अरे यार ये क्या अभी पढ़ा और उसके बाद ये क्या पूछ लिया, नहीं, उसको एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट जितनी जल्दी करोगे ना, तुमको एक्सेप्शंस के थ्रू ही लर्निंग तुम्हारी बहुत ज्यादा, तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है ना क्लियर हो जाएगा। जैसे यहां पर हो रहा है, हमने बोला प्रॉपर नाउन के पहले नहीं लगाते, कब लगाएंगे? जब भैया यहां पर उनको उपाधि या कोई एडजेक्टिव लगा होगा और वो क्या कर रहा है? उसी नाउन को क्या करता है? क्वालिफाई करता है। जैसे नेपोलियन क्या रहा? वॉरियर, तो क्या लगा देंगे? दा लगा देंगे। बड़ा आसान है ये, तो कितना आसान हो गया। तो हमको यही चीज ध्यान रखना है कि हम नेपोलियन बस मिलेगा तो नहीं। हाँ, नेपोलियन को तुम उपाधि दे रहे हो कि भैया मेरा दोस्त ना नेपोलियन के जैसा है, के जैसा देता है, तो फिर तो दा लग जाएगा। पर यदि नहीं बता, जैसे मैंने बोला ना कि कश्मीर हमारा स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया है, अब स्विट्जरलैंड तो कंट्री का नाम है, उसके पहले तो लगता नहीं, पर हम कश्मीर को क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं कि हाँ हमारा कश्मीर जो है किसके जैसा है? इंडिया का। जैसे स्विट्जरलैंड है वही हमारा कश्मीर है, तो जैसा जब बनाते हो तब लगाते हैं। और यह उपाधि दे रहे हो, ग्रेट अशोका बता दिया तुमने, ठीक है, द ग्रेट अकबर बता दिया, नेपोलियन द वॉरियर बता दिया, कॉमा लगना है। देखो ऐसे सेंटेंस भी मिलता है, तो ये ध्यान रखना है। समझ में आया? तो यही बड़ा प्रॉपर नाउन के भाई लगाते नहीं है, पर कब लगाएंगे? जब इस टाइप से आपको क्वेश्चन देता है। तो देखो ये बहुत आसान है, अब भी पढ़ के आए थे हम। ऑर्डिनल्स के पूर्व दा का प्रयोग किया जाता है। ऑर्डिनल मतलब क्या है? न्यूमरल,
ये कॉन्सेप्ट बनता है न्यूमरल एडजेक्टिव। ठीक है, तुम्हारा क्या होता है, न्यूमरल एडजेक्टिव होता है, उसी के थ्रू ये पूछा जाता है, एडजेक्टिव। ठीक है, तो न्यूमरल एडजेक्टिव में दो पार्ट होते हैं, एक होता है तुम्हारा ऑर्डिनल और एक होता है जो अपन ने, सॉरी, ऑर्डिनल होता है और एक होता है तुम्हारा कार्डिनल। ऑर्डिनल तो लिखा है ना। अब कार्डिनल क्या होता है, नंबर 1। ठीक है, तुमको यदि 2 बोलता है इस तरीके से 1 2 3 4 5,000, ये सब तुम्हारे क्या कहलाते हैं, कार्डिनल कहलाते हैं। और ऑर्डिनल जो होते हैं क्रम में, क्या याद रखना है, क्रम। क्रम मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, और आगे मिलेंगे, लास्ट तक जाते हैं, नेक्स्ट तक भी जाता है और क्या जाता है, लास्ट तक भी। तो ये तुम्हारे क्या कहलाते हैं, तुम्हारे ऑर्डिनल्स कहलाते हैं। ठीक है, और जो 2 और 3 तुमको बताया वो क्या कहलाते हैं, कार्डिनल्स कहलाते हैं। तो कार्डिनल्स के पहले ही लगता है, इनके पहले लगाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें किसके पहले लगाने की जरूरत है, द आर्टिकल ऑर्डिनल में। जैसे देखो चैप्टर 2 ऑफ दिस बुक, ठीक है, इज वेरी डिफिकल्ट। 2 दिया है, काय की लगाएंगे कि क्या लिखा है, कार्डिनल्स। पर देखो सेकंड चैप्टर दे रहा है तो फिर किस में आ गया, क्रम में आ गया, मतलब ऑर्डिनल में। तो क्या लग गया यहाँ पर, द वॉल्यूम 1 इज ऑन वर्ब। 1 लगा है, उसके पहले कुछ नहीं लगाने की, वॉल्यूम के पहले भी लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पर जब फर्स्ट वॉल्यूम पूछ रहा है तो ये फर्स्ट किस में चला गया तुम्हारे, सेकंड किस में चला गया, ऑर्डिनल्स में, इसीलिए इनके साथ लगेगा। ठीक है, ऐसी नेक्स्ट और लास्ट भी आता है, पर ध्यान रखना नेक्स्ट और लास्ट में एक कंडीशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको तुम बहुत अच्छे से याद रख सकते हो। बड़ी अच्छी कंडीशन है, मैं तुमको बता देता हूं। ठीक है, क्या कंडीशन है, यदि अपन ने देखो, मैंने लिखा आई विल गो टू वॉच अ मूवी ब्लैंक नेक्स्ट डे, एक ये सेंटेंस दिया। ठीक है, और ही वॉच्ड, दोनों मूवी के देख लेते हैं, तुम लोग तो जाते रहते हो, तुम लोग को ये आसान पड़ेगा सेंटेंस को पढ़ना। ही वॉच्ड आ मूवी, ठीक है, और मैंने लिख दिया ब्लैंक लास्ट डे, दोनों में लिख दिया, लास्ट और एक में नेक्स्ट लिख दिया। तो यदि मैं बोलता हूं कि भैया जो बैंक है ना वो अगली बिल्डिंग में है, तब तो बिल्कुल क्या लग जाएगा, द आर्टिकल की पोजीशन होगी, क्योंकि तुम क्रम बता रहे हो। पर हम इन दोनों सेंटेंस जो हमने लिए, भले ही हमें यहाँ पर नेक्स्ट और लास्ट मिल रहे हैं, पर हम यहाँ पर कोई भी, ठीक है, आर्टिकल की पोजीशन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, बताओ भाई, क्यों नहीं करेंगे। इसलिए क्योंकि जब भी नेक्स्ट और लास्ट के साथ टाइम एड्रेसिंग टाइम एड्रेसिंग वर्ड्स पूछता है, टाइम एड्रेसिंग वर्ड्स वो होते हैं जो क्या कहते हैं, समय को संबोधित करने वाले शब्द। कौन कौन से, जैसे मैंने बोल दिया डे होता है, ठीक है, तुम्हारा वीक होता है, ठीक है, मंथ होता है, और लास्ट में क्या होता है, ईयर होता है। तो ये जो चारों हैं, जब भी आपको नेक्स्ट और लास्ट के साथ ये चारों वर्ड मिलते हैं तो इनके पहले तुम्हें कोई भी आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे डे के पहले नेक्स्ट मिला, नहीं लगाएंगे, चाहे वीक मिलता, चाहे मंथ, चाहे ईयर, नहीं लगाना है। लास्ट के बाद देखो डे मिला, वीक मिले, मंथ मिले, ईयर मिले, नहीं लगाना है। ठीक है, पर क्रम की बात करता है, लास्ट मैच, द लास्ट मैच ऑफ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, बिल्कुल लगेगा दाल, कोई दिक्कत। द नेक्स्ट मैच ऑफ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ठीक है, विल बी, ठीक है, और इन मुंबई, ऐसा लिखा है तो बिल्कुल क्या लग जाएगा, तुम्हारा दा लग जाएगा, क्रम बता रहे हो। पर जब टाइम एड्रेसिंग वर्ड्स होते हैं तो इनके पहले आप, जब भी आपको लास्ट और नेक्स्ट मिले तो कोई भी आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। बड़ा आसान है, ध्यान रखना है। ठीक है, किसको ध्यान रख सकते हो, ऑर्डिनल्स, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, कार्डिनल्स। ठीक है, तो ऑर्डिनल के पहले लगते हैं, कार्डिनल के पहले नहीं लगते हैं। जब तुमको क्रम देता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लगा सकते हो, पर 1 2 3 4 5 देखे तो नहीं लगाना है। चलिए, तो ये भी कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया क्लियर हुआ हमारा। नेक्स्ट आते हैं, ये तो आसान है, सेम या होल मिले
ठीक है, के पहले और ऑल एवं बोथ के बाद, दोनों अलग अलग कंडीशन दी है कि जब भी तुमको ऑल देता है और यदि बोथ देता है और नाउन यहां लगा है तो बिल्कुल दा लगा दो, और जब भी तुमको होल देता है और सेम देता है तो उनके पहले तुम क्या लगा सकते हो, द आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हो। सेंटेंस में देख रहा है ही इज द सेम बॉय दैट मैट मी इन द मार्केट, तो सेम के पहले द लग सकता है, आगे इससे भी पहचान सकते हो कि क्या मिल रहा है, दैट। और होल पीरियड वॉज वेस्टेड, तो होल के पहले भी क्या लगा दोगे, द लगा दोगे। बड़ा आसान है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, आ लिटिल, लिटिल, द लिटिल। तो इसमें तुम्हें इन दोनों को याद रखना है, इन दोनों को याद रखना है, ठीक है। फ्यू एवं लिटिल के साथ ए एवं द लगाने पर उनके अर्थ क्या हो जाते हैं, परिवर्तित। अर्थ भी मैंने बहुत शानदार लिख दिए हैं। जैसे देखो आ फ्यू मतलब, देखो दो वर्ड है, ये एडजेक्टिव में हम इनको बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट गवर्नमेंट एमपी की बात करते हैं तो एमपी में व्यापक में बड़ा इनका दबदबा रहता है भाई, कम से कम 3-3 4-4 क्वेश्चन पूछता है। एमपी एसआई में तो बहुत ज्यादा दबदबा रहता है। 2017 वाली में तो मेरे प्रिंटेड पूछ लिए थे, मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए उनको कि भैया लो तुम्हारे लिए, तो 9 क्वेश्चन मेरे रिपीट हो गए। मैंने बताओ, मैंने तो ऐसे ही पढ़ा दिए थे आराम से कि ए एन दा पढ़ाया, फ्यू पढ़ा दिया, फ्यू ए भी आ गया, द फ्यू पढ़ा दिया, वही क्वेश्चन उन्होंने बिल्कुल जो मैंने व्हाइट बोर्ड में लिखा वही वहां पे व्यापम ने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया था। कुछ एग्जाम मेरे बच्चे हुए सिलेक्शन, उनने मुझे खुद इन्फॉर्मेशन दी, सर आपने तो वो रेफ्रिजरेटर वाला दिया था वो तो वहीं आ गया। तो मैंने कहा चलो बढ़िया है, अच्छा आ गया, तुम तो पास भी हो गए, अच्छे नंबर मिल गए। तो फ्यू और एक क्या होता है आपका, लिटिल होता है, ठीक है। दोनों, ये होता है नंबर के लिए, ये होता है तुम्हारा, ये नंबर के लिए होता है, और ये होता है तुम्हारा क्वांटिटी के लिए। हिंदी में बात करेंगे तो नंबर मतलब संख्या को बताने के लिए, और ये क्या बताएगा तुमको, मात्रा में बताने के लिए, ठीक है। तो ये जब भी लगते हैं तो ये पी सी एन में लगते हैं, और ये जब लगते हैं तो अनकाउंटेबल नाउन में लगते हैं। अनकाउंटेबल में और मटेरियल में बता देते हैं लोग, क्या करने के लिए, तुम्हारा मात्रा बताना है, मतलब क्वांटिटी बताना, तुम लिटिल लगाओ, और संख्या बताना है तो क्या लगा सकते हैं, फ्यू। तो जब संख्या में कम लेकिन है तो फिर क्या लगाते हो, मीनिंग जब मिलता है सेंटेंस में तो आ फ्यू। और यदि संख्या में कम लेकिन निर्धारित या उसकी तरफ हम क्या करते हैं, इंगित करते हैं, तो क्या लग जाता है, दा। इसी प्रकार जब मात्रा में कम है लेकिन है तो लिटिल। जैसे भैया हमसे सर वो इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो मैं बोलूंगा पूरा नॉलेज लो, आ लिटिल नॉलेज नहीं। तो नॉलेज किस में चला गया तुम्हारा भाई, अनकाउंटेबल नाउन में, और उसके पहले क्या लगा दिया, आ लिटिल। मतलब कि ये साइंटिल, लिटिल के पहले क्या लगना चाहिए था, आ, क्योंकि हमें थोड़ा नॉलेज नहीं लेना है, पूरा नॉलेज लेना है, ठीक है। और मात्रा में कम लेकिन निर्धारित या जिसकी तरफ हम इंगित कर दे तो डेफिनेट का सेंस देता है, उसमें क्या देता है सेंटेंस में, डेफिनेट का सेंस, तब वहां पर हम क्या लगाते हैं, द लिटिल। एडजेक्टिव बताऊं, अभी आप याद रख सकते हो, फ्यू के साथ भी आ लगता है, फ्यू के साथ दा भी लग सकता है, लिटिल के साथ आ लगता है और लिटिल के साथ दा लग सकता है। आगे नाउन को पहचान लो, ठीक है। और मीनिंग से इन सेंटेंस को, इसमें आ फ्यू और आ लिटिल, दा फ्यू, इनको मीनिंग से समझा जाता है। जब मैं एडजेक्टिव का आपका वीडियो बनाऊंगा तो मैं इनको बहुत अच्छे से आपको, ठीक है, एक्सप्लेन करूंगा। अभी देखते हैं कुछ क्वेश्चन मिलते हैं, तो यहां देखते हैं फिर नेक्स्ट। यदि एडजेक्टिव से पहले, ये तो हमने बहुत पहले पढ़ लिया था कि सो, एज, टू, हाउ और क्वाइट मिले, उसके बाद तुम्हें क्या मिलेगा भाई, ठीक है, इनके बाद एडजेक्टिव मिलता है, और एडजेक्टिव के बाद तुम्हें यदि क्या मिल जाता है, ठीक है, नाउन मिलता है, तो नाउन के पहले भी आर्टिकल लगा सकते हो। ये मैंने सबसे पहले जब आपको पोजीशन पढ़ा रहा था तब मैंने इसे आपको बताया था। चलिए इसमें तो कुछ डिस्कस करने लायक नहीं है। अरे तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया उसने, किसी भी प्लूरल नाउन, प्लूरल तो वैसे नहीं लगाएंगे ना, बॉयज मतलब ज्यादा हो गए तो ये तो कभी नहीं लग सकता। इस क्या लगेगा, बॉयज हैव कम, द बॉयज हैव कम, ठीक है, ये भी लगा सकते हो ना, द बॉयज हैव कम। तो यहाँ पर जो तुम्हारा ये द बॉयज हैव कम आ रहा है, इसके पास भी तुम्हारे पास क्या है, सेंटेंस होना चाहिए। हालांकि मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ भी लगना चाहिए। ये स्लाइड में मैं तुमको थोड़ा सा, ठीक है, इसको हम काट देते, इस वाले को हम इसको अलग कर देते, ये सेंटेंस थोड़ा सा, ठीक है, कि बॉयज हैव कम में फिर द बॉयज है। जब तक हम प्लूरल काउंटेबल नाउन में, प्लूरल काउंटेबल नाउन में आर्टिकल
ठीक है, नहीं लगा सकते जब तक इसको क्या है, कहीं से क्या नहीं किया जाएगा, डेफिनेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये वाला भी हमारा गलत होना चाहिए था, क्योंकि बॉयज हमको पता ही नहीं चल रहे हैं कि कहाँ से हैं। पर इसी सेंटेंस को तुम सही करना चाहते हो ना, तो द बॉयज ऑफ लगा दो। क्या लगा दो? बॉयज ऑफ माय लोकैलिटी। ठीक है, और यहीं पे कर सकते हैं आर, और ऑनेस्ट कर दोगे तो डैम श्योर यहां पर तुमको क्या लगाना पड़ेगा, दा। क्यों? क्योंकि हमको पता चल गया लड़के कहाँ के हैं, मेरी लोकैलिटी पर। कभी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन सिंगल यूज होती है, कहीं से डेफिनेट नहीं हो रही है, तो यहां पर कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ए तो हम कतई क्यों लगा दिए तुमने भाई, नहीं लगाना चाहिए था। तो यहां हम कभी लगा ही नहीं सकते हैं। ठीक है, इस सेंटेंस में कुछ यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो यहाँ भी नहीं लगेगा, यहाँ भी नहीं मिल रही, यहाँ भी। पर यदि बॉयज को तुम डेफिनेट बनाते हो तो लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सब अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो तुम नाउन को ध्यान रख लो, एडवाइस हो जाती है तुम्हारी। ठीक है, एकोमेंडेशन हो गया, बैगेज, लगेज, न्यूज, परमिशन, प्रोग्रेस, सीनरी, वेदर। ठीक है, ट्रैफिक, नॉलेज, म्यूजिक, वाइन, इक्विपमेंट, इंफॉर्मेशन, पोइट्री, फर्नीचर, हेयर, बिजनेस, मिसचीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, पोस्टेज, वेस्टेज। ठीक है, मनी, ज्वेलरी, ब्रेकेज, वर्क और एविडेंस। इन सब के पहले कभी भी तुम्हें ए और एन दिखता है तो वो गलत हो गया है, वहां नो आर्टिकल की पोजीशन आई है। दा लगा सकते हो, वही कंडीशन, फिर डेफिनेट होना चाहिए, पर्टिकुलराइज होना चाहिए, ठीक है, या रिपीट होना चाहिए, तो फिर तुमको क्या लग सकता है, दा। ठीक है, बस दा में तुम्हें ध्यान रखना पड़ता, ऑफ से आप डेफिनेट बना सकते हो, हु, विच और दैट से क्या बना सकते हो तुम भाई, उसको डेफिनेट यहां बना सकते हो नाउन को। और लास्ट में रिपीट है, यहां पर अननोन है, फिर सेकंड वाला सेंटेंस जैसे ही हमारा स्टार्ट होगा, इसी नाउन को तुमने फिर से यहाँ यूज कर दिया है तो दा लगा दो। उस कंडीशन में इन सबके पहले लग सकता है, केवल दा, ए एन को नहीं लग। हाँ, अब तुम बोलोगे सर यदि हम फर्नीचर के पहले ए और एन को, चलो आपने बोला ए और एन नहीं लगता है, क्या हम फर्नीचर वस्तु के लिए दा लगा सकते हैं? कतई नहीं लगा सकते, बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। क्यों? जब मैंने बताया ना, जब तक कोई भी नाउन इन तीन कंडीशन से नहीं गुजरती है, आपको इसको पोजीशन करने की जरूरत नहीं, या उसके बारे में आगे इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, तो फिर हम इनके पहले भी दा का प्रयोग कर सकते हैं। पर अभी फिलहाल इन नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं करना है, डेफिनेट बनती है तो हम दा लगा सकते हैं। ठीक है, ये बहुत क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखा है ना, ही गेव मी एडवाइस, भैया नहीं लगाओ, क्यों लगा रहे हो जबरदस्ती, लिखा भी है रिमूव एन। आई विल बाय फर्नीचर, अब चेयर थोड़ा बोल रहा है, टेबल थोड़ा, फर्नीचर में तो सब आ जाता है तुम्हारा। ठीक है, तुम्हें कौन सा पता कौन से वाली की बात कर रहे हैं, तो लकड़ी आ जाती है, लकड़ी, लकड़ी मतलब वुड आ जाता है, तो वुड तो वैसे ही तुम्हारी क्या हो गई, सॉलिड फॉर्म में हो गई, मतलब मटेरियल नाउन में चली गई, तो उसमें तो वैसे ही हम नहीं लगाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल गलत है, रिमूव आ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लिखा तो था अभी थोड़ी देर, अच्छा ऐसा लगा सकते बोल रहे हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है, अरे बाप रे, देखो मैंने बताया था ना, एक्सेप्शंस याद रखना है। ठीक है, तो इसके साथ कुछ शब्दों का प्रयोग करके उन्हें, अरे बड़ा आसान है, कुछ नहीं है, बोल रहे हैं इन्फॉर्मेशन के पहले ए और एन मत लगाओ, ठीक है, ना ही दा लगाओ। पर यदि तुम ऐसा बोलते हो कि मैं एक इंफॉर्मेशन की बात करूं, तो पीस क्या बता रहा है, एक बता रहा है इसीलिए आ लग रहा है, स्लाइस क्या बता रहा है, एक बता रहा है इसीलिए आ लग रहा है, यहां पर पीस बता रहा है मतलब एक लगा रहा है तो आ लग रहा है। तो कभी तुमको ये क्या करते हो, नाउन के में जब तुम नाउन को जैसे बोलते हैं ना, सर नाउन को क्या हम प्लूरल काउंटेबल बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हो, क्यों नहीं बना सकते भाई। यही तुमको ये नाउन मिल रही है, पीस को तुम क्या कर दो, ज्यादा कर दो, पीसेस कर दो, पीसेस ऑफ, पर इसको कुछ नहीं करना, इसको बिल्कुल छूना भी नहीं है, तुमको इंफॉर्मेशन बस करना है।
इसको तो हाथ मत लगाना, ठीक है। बस इतना कर दोगे ना तो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, वर्ब पूछता है कि वर्ब क्या लगाएंगे, तो यहां पर तुम क्या लगाओगे, आर लगा दोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पीसेस है तो यहां पर कार। ऐसा नहीं कर देना, इंफॉर्मेशन को नहीं, इंफॉर्मेशंस ज्यादा बना दिया। अरे भैया ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें एस और एस नहीं लगेगा इसको प्लूरल बनाने के। तुम इसके साथ जो वर्ड लगा रहे हो ना, इनको तुम एक या एक से ज्यादा कर सकते हो। जैसे तुमने बोला एक ही बताना है सर, तो और आ लगाना है, तो तुम क्या कर सकते हो, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इतना कर दोगे तो ये बन जाएगा और यहां लग जाएगा इज। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये कॉलम आ गए हैं, बड़ा आसान है। मैंने तुमको क्या क्या बता दिया यहाँ पर, देखो पिछली साइड में ये लास्ट हमारा आंसर था इसमें कि भाई आर्टिकल जो दा है तुम कहाँ कहाँ लगा सकते हो। दा में तुम्हें केवल एक ही याद रखना, मैं तुम्हारा एक दो लाइन में आंसर देता हूँ। ए एन बताओ जल्दी, तो भैया कुछ नहीं, नाउन एक हो जिसको हम गिन सकते हैं, और यदि वो हमारे लिए अननोन है तो हम ए और एन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम बोलते हैं सर दा, अच्छा दा लगाना है, कोई दिक्कत नहीं। नाउन यदि डेफिनेट बना रहे हो तो ऑफ से बना सकते हो, हु विच दैट लगाकर पर्टिकुलराइज कर सकते हो। एक नाउन पहले अननोन रहेगी, उसको दोबारा रिपीट करोगे तो क्या लग जाएगा, दा लग जाएगा। ये दो लाइन का आंसर है जिसमें तुम ए एन और दा का प्रयोग कर सकते हो। बाकी वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन मैंने फॉर्मेट वगैरह दे दिए हैं, तो आप उनको पढ़ेंगे तो बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ने में। अब हम यहाँ पर देखते हैं, एक बड़ा सा एक कॉलम सा हमको दे दिया है, टाइप ऑफ नेम विदाउट द, मतलब इतनी जगह पे दा नहीं लगाना है। इनमें हमें उसी कंडीशन में यदि कभी नाउन मिलती, इसीलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक्सेप्शन आ गया ना, अरे सर आपने क्या बताया, ऋतु के नाम है, चलो ठीक है भाई, ऋतु मतलब कोई लड़की नहीं है, ऋतुएं मतलब जो तुम्हारे सीजन्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो ऋतु के नाम मतलब क्या हो गया, इन स्प्रिंग, इन समर, इन विंटर, इन ऑटम। ऑटम मतलब पतझड़, ठीक है। तो यदि ये चारों आपको ऐसे मिलते हैं तो भैया क्या नहीं करना अपन को, इनमें बिल्कुल नहीं लगाना है। पर जब स्प्रिंग के साथ क्या दे दिया, सीजन, समर के साथ क्या दे दिया, सीजन, तो क्या लगा रहे हैं, दा लगा दे रहे हैं। बस इतनी बातें याद रखना है। तो जब भी इन सारे जो ऋतुओं के नाम है उनके साथ सीजन मिले तो क्या लगा सकते हो, दा लगा सकते हो। यातायात के साथ ये तो हमने डिस्कस किया है, ठीक है, कि गो लग करते हो, कम करते हो, ट्रेवल करते हो, और उसके साथ बाय लगा रहे हो, तो कार, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को जो भी मिलता है तो लगाने की जरूरत नहीं है दा। पर सिट इन द कार, सिट के साथ लगा रहे हो, ठीक है, तो कार के पहले दा लग जाएगा। बी ऑन द बस, टेक द ट्रेन, बी ऑन द बोट, तो ये सब देखो यहाँ बाय नहीं मिल रहा है, और अब आपको ये वर्ब मिल रही हैं। टू बी ऑन द प्लेन तो बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। सिट ऑन द बाइसिकल तो ये बिल्कुल क्या कर सकते हो, इनके साथ यूज कर सकते हो। समझ में आया। फिर देखते त्योहार और छुट्टियों के नाम, तो होली, दीपावली, न्यू ईयर, ठीक है, क्रिसमस, ईस्टर, गुड फ्राइडे, इंडिपेंडेंस डे, इनमें नहीं लगाना है। पर यदि दीपावली हॉलीडेज देता है या द क्रिसमस हॉलीडेज देता है, ठीक है, क्रिसमस कर लो इसको, क्रिसमस हॉलीडेज देता है, तो फिर तुमको वहां पर दा लगाने की जरूरत। अब इन जितने भी तुम्हारे फेस्टिवल्स है ना, उनके साथ यदि हॉलीडेज देता है तो फिर तुम दा लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार में हम आगे आ जाते हैं। देशों के नाम है, नहीं लगाना है, प्रॉपर नाउन कहलाती है भाई, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। पर यहां पर देखो तुमको जब ऐसा देता है, यूएसए के पहले दा लगाना पड़ रहा है, यूएसएसआर के, जैसे इसका मतलब द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ऐसा, या नीदरलैंड दे रहा है, द कॉन्गो दे रहा है, द पंजाब स्पेशल कैटेगरी में आता है, द पंजाब, ठीक है, क्योंकि 5 नदियों से मिलके बन रहा है तो स्पेशल कैटेगरी में आ गया, इसीलिए लगता है। कुछ कंट्रीज के लिए एक्सेप्शंस है, क्योंकि कंट्री के नाम के पहले नहीं लगाते हैं, पर यदि हमको ऐसे देते हैं तो हम नहीं लगाते हैं, पर ऐसे देगा तो हम उनको लगा सकते हैं, ठीक है। ये तो दिया ही है, लंदन, बिहार, ये तो सब क्या है, तुम्हारे सिटीज के नाम है। सिटीज के नाम के पहले लगता नहीं है, पर द सिटी ऑफ लंदन लिखा है, द सिटी ऑफ दिल्ली लिखा है, द स्टेट ऑफ बिहार लिखा है, तो लिख सकते हो, ठीक है। यूनिवर्सिटी के नाम, तो बिहार, पटना, दिल्ली, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, मिश्रा यूनिवर्सिटी ये नहीं है, तो बिल्कुल लगाने की जरूरत नहीं है। पर द यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, द यूनिवर्सिटी ऑफ पटना, ऑफ लगने पर दा लगता है, किंतु अगर किसी व्यक्ति के नाम पर यूनिवर्सिटी हो तो उसके ऊपर बताए गए फॉर्म दा और ऑफ में नहीं बदला जाता। मतलब तुम ऐसा नहीं बोल सकते द रानी दुर्गावती, द यूनिवर्सिटी ऑफ द रानी दुर्गावती, ऐसा नहीं लगा सकते, ठीक है। ये तुमको जब ऐसा मिले, जब स्टेट की यूनिवर्सिटी मिले तो तुम लगा सकते हो। यहाँ किसी का नाम मिलता है तब भी तुम वहां पर दा, पर यूनिवर्सिटी के पहले तुमको दा लग जाएगा,
पर यदि यहाँ पर किसी का नाम देता है या यूनिवर्सिटी ऑफ रानी दुर्गावती, ऐसा कुछ यूज करते नहीं है, पर हमको ध्यान रखना है कि नाम के पहले यूनिवर्सिटी का नाम द रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी नहीं लगाओ, लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट, न्यूज़पेपर के पहले ऐसे में नहीं लगता है, पर ऐसे में लगा सकते हो। ठीक है, भोजन के पहले ब्रेकफास्ट दिया, लंच टी डिनर इनके पहले नहीं लगता है, पर इनके पहले यदि ऐसा दिया हो कि स्पेशल बनाया गया आपके लिए, द ब्रेकफास्ट इज गुड ही लाइक्ड, मतलब जो उसने बनाया उसके लिए बड़ा अच्छा था, मतलब दा लग जाएगा। डिनर वॉज वेल कुड, अच्छे से पक गया है, तो ये क्या डेफिनेट का फ्रेम दे रहा है, इसीलिए क्या लग जाएगा, दा लग जाएगा। ठीक है, और इसी के आगे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इनके पहले यदि तुम्हें कोई एडजेक्टिव मिले तो तुम इनके पहले ए और एन भी लगा सकते हो साउंड में। कैसे? यदि मैंने बोला इट इज अ नाइस ब्रेकफास्ट, ठीक है, क्या मिल गया, नाइस ब्रेकफास्ट। तो यहां पर तुम्हें लगाने की जरूरत, सॉरी यहां पर तुमने क्या लगाया, नाइस ब्रेकफास्ट, तो यहां पर हम क्या लगा रहे हैं, आ। ब्रेकफास्ट के पहले पूछता तो लगाने की जरूरत नहीं है, पर ब्रेकफास्ट के पहले क्या दे दिया, एडजेक्टिव, मतलब अच्छा बता रहा है, तो इसीलिए क्या लग जाएगा, आ। बाकी यदि कहीं से डेफिनेट बता रहा है, डेफिनेट का सेंस आता है निर्धारित का, तुम क्या लगा सकते हो, दा। कहीं नेताजी ने तुमको खाने पे बुलाया तो स्पेशल हो गया ना, दा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बीमारी के नाम दिए हैं, इनके साथ नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि इनके टीके नहीं लगाए जाते हैं। पर यहाँ पर देखो ये सारी जो बीमारी है मम्स हो गया, प्लेग हो गया, तो इन सब के पहले दा लग जाता है। ये स्पेसिफिक बीमारी, इनके पहले ध्यान रखना, बीमारी के नाम के पहले भी दा। मलेरिया हो तो नहीं लगाना, फ्लू हो तो लगा देना। ठीक है, दिन रात का समय खासकर एट, बाय, आफ्टर, बिफोर के साथ, तो ये जो शॉर्ट टाइमिंग होते हैं, ठीक है, इनके साथ नहीं लगता है। शॉर्ट टाइमिंग मतलब एट डॉन, डे ब्रेक, एट सनराइज, सनसेट, सूर्योदय, सूर्यास्त, ये सब हो जाएंगे। और ड्यूरिंग द डे, इन द आफ्टरनून, इन द नाइट, इन सब में आपको लगाने की, यहाँ ड्यूरिंग द डे देता है तो इसके पहले ड्यूरिंग के साथ आपको डे देगा तो लगाने की जरूरत है। इन के साथ आफ्टरनून, इन द मॉर्निंग, इन द नाइट देता है, तो ये सब आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे दे रहा है ना ड्यूरिंग द, इन ड्यूरिंग द मॉर्निंग, लगाओ ना भाई, क्यों ही लगा रहे हो, क्योंकि जो पार्ट ऑफ डेज कहलाते हैं, पार्ट ऑफ डेज मतलब मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट, उनके साथ इन मिले तो बिल्कुल दा लगाओ, या ड्यूरिंग भी मिले और मॉर्निंग मिल रहा तब भी आप दा लगा सकते हो। समझ में आया? तो इतनी चीजें हमने कवर करी यहाँ पर, तो आपको, मुझे आई होप कि आपको बड़ा अच्छा लगा होगा कि भाई आर्टिकल किस तरीके से पूछा जाता है, मैंने आपको बताया भी। तो क्वेश्चन पे डालते हैं हम डायरेक्ट नजर कि क्वेश्चन हमें कैसे मिल सकते हैं। इट इज ओनली आफ्टर ब्लैंक मैच is over that people realize how exciting it is, मतलब ये पूछ रहा है कि भैया ये तुम्हारा मैच यहाँ दे दिया, क्या दे दिया, मैच, तो मैच तुम्हारी क्या है, एक नाउन है। इज ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ एक्साइटिंग इट इज, मतलब कि जब मैच के पहले, अब तो यहाँ पे देखने के बाद लोगों को समझ में आता कि मैच एक्साइटिंग था कि नहीं, अभी तो यहाँ देखा ही नहीं है। इट इज ओनली आफ्टर, ये तुम्हें बाद में पता चलेगा, मतलब ये मैच अभी इन्हें देखा नहीं, तो अननोन के सेंस में है, इसीलिए क्या लग जाएगा यहाँ पर, आ। ऑफ द टू सिस्टर, जो मैंने बताया था ना ये क्वेश्चन, तुमको देखो सिस्टर्स मिल रहा है, टू मिल रहा है, और उसके पहले क्या लगा रहे हो तुम, दा लग रहा है, पर तुमको यहाँ कंपैरेटिव डिग्री मिल रहा है, तो इस वाले फॉर्मेट में हम क्या लगा देते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं ये मैंने तुमको बताया था, जब ऑफ के बाद दा मिले, दा के बाद टू मिले, टू के बाद क्या मिलता है, सिस्टर्स मिलता है, मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो इस वाले पैटर्न में डिग्री के पहले तुम क्या लगाते हो, दा का प्रयोग करते हो। It is unfortunate enough to lose few friends we make during our school days. few के साथ दो वर्ड लगते हैं, कौन कौन से, ए और दा, ठीक है, पर हम यहां पर क्या लगाएंगे, इट इज अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज, मतलब भाई जो हम स्कूल डेज के साथ में कुछ दोस्तों को बनाते हैं, मतलब संख्या में तो बनाएंगे ना, तो हमें कम है लेकिन संख्या में है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहां पर फ्यू के पहले कहीं से निर्धारित नहीं हो रहा कौन से दोस्त बनाए, संख्या में कितने बनाए, तो यहां पर दा नहीं, हम यहां पर क्या लगा देंगे, आ फ्यू लगाएंगे, ठीक है। अब यहां पर देखो साइंटिस्ट क्या बोल रहा है, देयर वर अ नंबर ऑफ इंटेलिजेंट जेंटलमैन एट द पार्टी बट इट वॉज मिस्टर सुब्रमण्यम एन एमिनेंट साइंट हु रिमेन्ड ब्लैंक
सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ऑफ लग गया, सेंटर अट्रैक्शन तो केवल क्या लगेगा, द। डेफिनेट हो गया ना कि भैया हु रिमेन द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ऑफ लगा है, ऑफ के पहले एक नाउन, दो नाउन, यहाँ पर क्या लग जाएगा, द। ये फॉर्मेट हमने पहले पढ़ा है, क्योंकि हम देख रहे हैं डेफिनेट बनाने के लिए ऑफ का प्रयोग करते हो जब दो नाउन के बीच में ऑफ लगे, दोनों में संबंध बताते हैं तब। पीपल ऑफ इंडिया को याद रखना, द पीपल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, आई हैव बीन इन्फॉर्म दैट मिस्टर शर्मा डायरेक्टर एंड द चेयरमैन विल विजिट पटना द फॉलोइंग मंथ। भैया कभी भी देखना एंड के बाद जब दूसरे वाले मतलब एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं पर वो चेयरमैन भी है और डायरेक्टर भी, तो वहां देखो बाद वाले में लगा दिया है, तो इसका मतलब क्या है, आई हैव बीन इन्फॉर्म दैट मिस्टर शर्मा द डायरेक्टर एंड द चेयरमैन विल विजिट पटना बिफोर द। तो यहाँ हमको क्या लगाने की जरूरत है, द, क्योंकि ये क्या है, एक पद है, एक पोस्ट है, इनके पहले आपको लगेगा, और बाद वाले में भी लगा है इसीलिए यहाँ पर पहले वाले में भी लग जाएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से तुमको आर्टिकल के क्वेश्चंस मिलते हैं। आई होप कि मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं उनमें आप क्विक है, ये बहुत ही क्विक है, उनमें हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इन्वॉल्व नहीं किए हैं, पर आप कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि यदि आप सिर्फ कॉन्सेप्ट से ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस सेट्स लगाएंगे, तो आपको बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन जो बीच बीच में आते हैं आर्टिकल्स को पोजीशन करने के लिए वो हट जाएंगे। ठीक है, तो आई होप सभी लोगों को समझ में आया होगा, और मैं जो नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा वो हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। इस तरह से हम पूरी सीरीज को कन्वर्ट करेंगे, जितने भी आगामी आपके एग्जाम्स हैं जिसमें इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश टॉपिक आता है, इंग्लिश सब्जेक्ट आता है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करना है आपको। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर कराऊंगा। ठीक है, तो बिल्कुल जुड़े रहिए, कॉन्सेप्ट क्लासेस जबलपुर से जुड़े रहिए, सारे वीडियोस देखिए। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो देखें, ये बहुत अपकमिंग होने वाला है आप सबके लिए और आपके बेहतर भविष्य के लिए। धन्यवाद। ठीक है सर, बहुत लंबा खिंच गया।